एलियंस हमारे बीच में मिक्सअप होके घूम रहे हैं, हमें पता भी नहीं है। दे हैव टेकन द शेप ऑफ हमारे जैसे ही शेप ले लिया है और वो हमारे बीच में घूम रहे हैं और हमें पता भी नहीं है। आज का एपिसोड के अंदर जाने के पहले हम पहला उनकी दिमाग में थोड़ा गुदगुदी करेंगे। तो सब्यसाची जी टीजीवी हिंदी में आपका स्वागत। टाइम पे तो ना ये मोबाइल हुआ करता था, ना हम ये ओटीटी, ना सॉफ्टवेयर, ना लैपटॉप, ना मोबाइल, कुछ भी नहीं था। हम तो बिल्कुल मतलब स्कूल से आए, बैग रखे, अपने कपड़े बदले, घर के कपड़े पहने और पतंग लेके निकल गए। अभी उभरते हुए युवा है, उनको आप ऐसा क्या सलाह देना चाहिए आप? सक्सेस का कोई फुल स्टॉप नहीं होता कि मैंने 10th क्रॉस कर लिया तो अब मैं बस 10th तक मेरा सक्सेसफुल अचीवमेंट हो गया। नहीं, आपको 11th पे जाना है, 20th पे जाना है, 25th पे जाना है, 100 पे जाना है, 1000 पे जाना है, 1 लाख पे जाना है, यू नेवर नो। तो देश की उन्नति में जब वो युवा वो अपने जीवन मूल्यों को लेकर कैसे चलते हैं और उनकी जो भागीदारी हो रही है आजकल व्यापार में या देश की उन्नति में किसी भी प्रकार से, उसको लेकर आप कितने संतुष्ट महसूस करते हैं? कि कल तक हम जहाँ थे थोड़ा सा और आगे आज बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो दैट इज फॉर मी सक्सेस। सक्सेस इज नेवर एंडिंग। नेवर एंडिंग, बहुत ही बढ़िया बात, बहुत अच्छा। कि पढ़ोगे लिखोगे तो ही बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। दूसरा शब्द आविष्कार यानी इन्वेंशन। आविष्कार कहीं भी कभी भी हो सकता है, यू नेवर नो। हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसी स्टोरीज हैं, आपने पढ़ाई होगा, हमने भी पढ़ा है, मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा, लेकिन कई चीज़ें ऐसी हुई हैं कि अचानक हम कुछ और सोच रहे थे, कुछ और आविष्कार कर बैठे। जो चैलेंज आपके सामने आ रहा है, जो चुनौती आपके सम्मुख आ रहा है, तो उन चुनौतियों को आप कैसे ओवरकम करेंगे? क्योंकि अगर आप फेल होते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि लीडर तो फेल करता है और लीडर के साथ पूरी अपनी कंपनी या अपनी टीम को भी लेकर होता है। तो इसलिए अगर आपको किसी हिंदी फिल्म या इंग्लिश फिल्म के रीमेक में हीरो बनने का मौका मिले तो कौन सा फिल्म करना चाहोगे, कौन सा कैरेक्टर? यू हैव ओनली वन लाइफ, मेक इट काउंट। द गाइडिंग वॉइस हिंदी में आपका स्वागत है। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए, और मैं हूँ नवीन समला और मैं हूँ पायल मित्तल। द गाइडिंग वॉइस प्लेटफॉर्म का फाउंडर एंड चीफ होस्ट यानी व्यवस्थापक और मुख्य मेजबान। और मैं हूँ टीजीवी हिंदी में आपकी को होस्ट। द गाइडिंग वॉइस हिंदी के माध्यम से हम इस दुनिया को कुछ बेहतर बनाना चाहते हैं। हम महत्वपूर्ण बातें करते हैं जिससे कि आपके जीवन और करियर को कुछ बेहतर बना सके। तो दोस्तों, टीजीवी हिंदी में आपका स्वागत है। टीजीवी हिंदी मतलब की गाइडिंग वॉइस हिंदी। और हमारे साथ आज हमारे वर्चुअल स्टूडियो में जुड़ा हुआ है सब्यसाची दत्ता जी। उन्होंने हमारे इंग्लिश प्लेटफॉर्म में 2-3 साल के पहले उनको आमंत्रित किया था। उन्हें एक सीजन कॉर्पोरेट लीडर है। अगर उनके बारे में और जानने के पहले और आज का एपिसोड के अंदर जाने के पहले हम पहला उनकी दिमाग में थोड़ा गुदगुदी करेंगे। तो सब्यसाची जी टीजीवी हिंदी में आपका स्वागत है। कैसे हो आप? आई एम ऑल वेल, बहुत बढ़िया हूँ, एकदम बिल्कुल फुल ऑफ एनर्जी, बिल्कुल एक्साइटेड हूँ। एंड थैंक्स टू यू नवीन, थैंक्स टू संध्या जी, थैंक्स टू द गाइडिंग वॉइस, जो आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया है। मैं कुछ अपने व्यूज़, कुछ विचार साझा करना चाहूँगा, कुछ आप लोगों से सीखना चाहूँगा। लाइफ इज़ एन अनएंडिंग जर्नी, सो लेट्स लर्न समथिंग टुगेदर। कुछ सीखते हैं, लेट्स सी। ठीक है सर जी, हम पहला रैपिड फायर राउंड शुरू करेंगे, जिनमें कुछ यादृच्छिक शब्दों का उल्लेख करूंगा और आपके दिमाग में जो आता है उसे आप साझा करना चाहिए। आप ज्यादा मत सोचना। अगर तैयार है तो हम शुरू करें। लेट्स गो। बिल्कुल, बिल्कुल। ओके, पहला शब्द मेरे तरफ से भविष्य। उज्ज्वल, इट्स ब्राइट, फ्यूचर इज ब्राइट, बट ऑल्सो एट द सेम टाइम थोड़ा सा अप्रत्याशित, अनप्रेडिक्टेबल। नोबडी नोस, किसी को फ्यूचर नहीं पता, सो आई वुड से उज्ज्वल एंड अप्रत्याशित। सपना। बिग, आकांक्षा शुड बी बिग, एस्पिरेशन शुड बी बिग, ड्रीम शुड बी बिग, सपना शुड बी बड़ा, बड़ा सपना होना चाहिए, बड़ा सोचिए, बड़ा देखिए, बड़ा, ऑलवेज बिग, जिज्ञासा। शुड नॉट बी किल्ड। आई थिंक जिज्ञासा को कभी दबाना नहीं चाहिए। जिज्ञासा जितनी क्यूरियोसिटी, जितनी जिज्ञासा आपके अंदर है, लेट लेट दैट कम आउट, तभी आप कुछ नया एक्सप्लोर कर पाएंगे, कुछ नया जानने की चाहत होगी। तो जिज्ञासा को कभी दबाइए मत। धन। दैट्स इट्स इम्पोर्टेंट, इट्स नेसेसिटी, बहुत जरूरी चीज है आज के जमाने में। धन के बगैर लोग कई चीजें कहते हैं, लेकिन धन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। इट्स अ नेसेसिटी इन अ वे। जिंदगी।
पहेली, ज़िंदगी कैसी है पहेली। इट्स अ रोलर कोस्टर राइड। आज अप है, कल डाउन हो सकता है। यस्टरडे वाज़ डाउन, टुडे इज़ अप। तो अप्स एंड डाउन्स तो लगा रहता है। तो इट्स अ रोलर कोस्टर राइड आई वुड से। इट्स अ पहेली, इट्स अ पहेली, अच्छा, काइंड ऑफ पहेली। अच्छा। आविष्कार। इस गीत को गुनगुनाना चाहेंगे? मैं इतना बड़ा सिंगर नहीं हूँ मैडम, आई एम सो सॉरी, बट अच्छा लगता है गाना मुझे सुनना। तो ये गाना मुझे मैंने कई बार सुना है, ज़िंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी ये हँसाए, कभी ये रुलाए। सो वही दैट इज़ एक्चुअली सबकी ज़िंदगी में ऐसा ही रहता है। रोज़ हँसी, रोज़ रोना तो नहीं होता। किसी दिन हँसी का दिन गुज़रेगा, किसी दिन हँसी-खुशी निकल जाएगा, किसी दिन थोड़ा-सा डिप्रेशन रहेगा, थोड़ा-सा बुरा लगेगा, थोड़ा-सा अच्छा नहीं लगेगा कि आज का दिन अच्छा नहीं गया। तो दिस इज़ ज़िंदगी आई वुड से नवीन। अच्छा, दूसरा शब्द आविष्कार यानी इन्वेंशन। आविष्कार कहीं भी कभी भी हो सकता है। यू नेवर नो कभी-कभी चलते-चलते अचानक हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसी स्टोरीज़ हैं, आपने पढ़ा ही होगा, हमने भी पढ़ा है, मुझे इस वक़्त याद नहीं आ रहा। लेकिन कई चीज़ें ऐसी हुई हैं कि अचानक हम कुछ और सोच रहे थे, कुछ और आविष्कार कर बैठे। तो कहीं भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। अच्छा, हाँ, वो तो सही है। कभी-कभी जैसे प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं, वो प्रोडक्ट्स का जी, जी, वही मैं कह रहा हूँ। असली यूज़ जो होता है और उनका रिलीज़ होने के बाद उनका यूज़ पूरा बदल जाता है। ठीक है, और मेरे तरफ से दूसरा शब्द एलियंस के बारे में। एलियंस अच्छा, एलियंस आर रियल आई बिलीव। हम ये नहीं मानते, एटलीस्ट मेरा पर्सनल ये विचार है कि हम अकेले नहीं हैं इस यूनिवर्स में, इस कायनात में, देयर आर अदर्स आल्सो। एंड कुछ तो लोग ये भी कहते हैं कि हम खुद ही एलियंस हैं, बल्कि हम ही खुद यहाँ आए हुए हैं। हम यहाँ के ओरिजिनल नहीं हैं, हमें यहाँ भेजा गया है। तो वी आर आवरसेल्व्स आर एलियंस। सो आई स्ट्रांगली बिलीव दैट देयर आर एलियंस। एलियंस होते हैं। जी। और उन लोग सोचते हैं कि हम एलियन से नवीन जी यहाँ तो सव्यसाची जी ने हमें भी थोड़ा-सा भौचक्का कर दिया है। सही है। हम भी यही सोच रहे हैं कि हम वास्तव में एलियंस हैं या संध्या और नवीन आपका इंटरव्यू कर रहे हैं, आपसे बातचीत कर रहे हैं। नहीं मैडम ये संजय जी कई बार ऐसा होता है कि लोग ये कहते हैं कि एलियंस हमारी बीच में मिक्स अप होके घूम रहे हैं, हमें पता भी नहीं है। दे हैव टेकन द शेप ऑफ हमारे जैसे ही शेप ले लिया है और वो हमारी बीच में घूम रहे हैं, हमें पता भी नहीं है। अनजाने में हम इग्नोर कर रहे हैं या हम नहीं जानते हों, ऐसा भी कई लोगों का कहना है कि दे आर वेरी मच विद इन अस, नियर बाय। सविया जी, आप तो बहुत बड़ा लीडर है। नेतृत्व के बारे में आप क्या बोलेंगे? इट्स लीडरशिप इज चैलेंज। नेतृत्व में ना बहुत चैलेंज है। आप अगर लीडर हैं या कुल आप लीडरशिप पोजीशन पे पहुंच चुके हैं, आप लीड कर रहे हैं किसी को, कोई भी टीम हो, मैं ये छोटी बड़ी कंपनी या कोई भी क्रिकेट टीम हो, फुटबॉल टीम हो, आप अगर लीडर हैं तो इट्स चैलेंजेस। आपको खुद को भी परफॉर्म करना है और साथ में अपनी टीम को भी परफॉर्म कराना है। तो सबको साथ लेके चलना है। तो इट्स अ वेरी बिग, आई वुड से इट्स अ चैलेंजिंग पोजीशन, इट्स अ चैलेंजिंग रोल। आप अपने आप को कैसे पिकअप करते हैं, कैसे ग्रो करते हैं कि जो भी आपके सामने जो भी आई डोंट नो व्हाट्स द वर्ड फॉर चैलेंज, जो चैलेंज आपके सामने आ रहा है, चुनौती। जो चुनौती आपके सम्मुख आ रहा है, तो वो चुनौतियों को आप कैसे ओवरकम करेंगे? क्योंकि अगर आप फेल होते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि लीडर तो फेल करता है और लीडर के साथ पूरी अपनी कंपनी या अपनी टीम को भी ले डूबोता है। तो इसलिए लीडरशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक इट्स अ वेरी, वेरी चैलेंजिंग जॉब। गुड, बढ़िया। किताब के बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? बुक्स आर वन्स बेस्ट फ्रेंड। एक इंग्लिश में कहावत है कि आपका सबसे अच्छा दोस्त, सबसे अच्छा मित्र कोई किताब से बढ़िया हो नहीं सकता, और मैं इस चीज़ पे बहुत विश्वास करता हूँ। मैं काफ़ी पढ़ता हूँ, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन संध्या जी या नवीन, मैं काफ़ी पढ़ता हूँ और थोड़ा बहुत लिखता भी हूँ। मैं कोई ज़्यादा कुछ क्लेम नहीं करना चाहूँगा, टू पुट इट वेरी मॉडेस्टली। तो मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और मैं इस चीज़ पे बिल्कुल 100% मैं विश्वास करता हूँ। एंड फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट मैं ये कह रहा हूँ कि मैं इस चीज़ को बिल्कुल मानता हूँ कि बुक्स आर योर बेस्ट फ्रेंड। अच्छा, और आखिरी शब्द मेरे तरफ से सक्सेस यानी सफलता। सक्सेस कैन इज़ नेवर एंडिंग नवीन जी, सक्सेस इज़ नेवर एंडिंग। आप अगर ये सोचेंगे कि आज मैंने ये पा लिया तो दैट इज़ द एंड ऑफ माय स्टोरी, नहीं, सक्सेस इज़ नेवर एंडिंग। आज आपने ये पाया, कल कुछ और पाना है, थोड़ा और ऊपर जाना है, थोड़ा और ऊपर जाना है। सक्सेस इज़ नेवर एंडिंग। मेरे हिसाब से सक्सेस का कोई फुल स्टॉप नहीं होता कि मैंने 10th क्रॉस कर लिया तो अब मैं बस 10th तक मेरा सक्सेसफुल अचीवमेंट हो गया। नहीं, आपको 11th पे जाना है, 20th पे जाना है, 25th पे जाना है, 100 पे जाना है, 1000 पे जाना है, 1 लाख पे जाना है, यू नेवर नो। आप अपना पैरामीटर जो है या जो अपना जो बैरोमीटर जो आपने बेंचमार्क बना रखा है, उसको कीप ऑन अपग्रेडिंग, कीप ऑन अपस्केलिंग योरसेल्फ, थोड़ा इम्प्रूव करते जाइए, थोड़ा आगे बढ़ते जाइए कि कल तक हम जहाँ थे थोड़ा-सा और आगे आज बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो दैट इज़ फॉर मी सक्सेस, सक्सेस इज़ नेवर एंडिंग। नेवर एंडिंग, बहुत ही बढ़िया बात, बहुत अद्भुत। और सव्या जी, ये पहला रैपिड फायर राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अंत में एक और एक रैपिड फायर राउंड भी है।
और आप द गाइडिंग वॉइस हिंदी प्लेटफ़ॉर्म में भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और शुरू करते हैं हम आपके जीवन और करियर से। आपका ब्रीफ एलिवेटर पिच शेयर कीजिए हमारे ऑडियंस के साथ। बहुत-बहुत धन्यवाद द गाइडिंग वॉइस को, नवीन जी आपको, संध्या जी आपको भी। अ ब्रीफ एलिवेटर पिच में मैं यही कहना चाहूँगा कि आई हैव अ वेरी मॉडेस्ट पर्सन, आई हैव ग्रोन फ्रॉम द ग्राउंड अप। बिल्कुल जो यू कैन थिंक ऑफ स्मॉल किड फ्रॉम अ टियर 2 सिटी, छोटे से शहर से बड़ा हुआ हूँ। पूरा मेहनत किया है, कोई गॉडफ़ादर नहीं रहा है। तो अपने दम पे जो भी कोशिश किया है, जो भी पाया है, बहुत कुछ नहीं पाया है। तो मैं इतना में जितना भी मुझे मिला है आज तक, मैं इतना मानता हूँ कि अपने दम पे पाया है, अपने कड़ी मेहनत। देयर इज़ नो अदर अल्टरनेट टू कड़ी मेहनत। बिल्कुल अपने बिल्कुल खालिस मेहनत जिसको बोलते हैं, प्योर अनअडल्टरेटेड हार्ड वर्क एंड अपॉर्च्युनिटीज़ को कभी मैंने जाने नहीं दिया। जो भी मौका, जो भी चांस मुझे मिला है लाइफ में कि जहाँ मुझे लगा कि कुछ कर सकते हैं, कुछ करके दिखा सकते हैं, तो वो मैंने अडॉप्ट किया है। सो दैट हैज़ ऑल बीन माय स्टोरी इन अ वेरी शॉर्ट वे, इन नटशेल कि पूरी तरह से 100% डेडिकेशन के साथ अपना अपना किए जाओ और बाकी फिर ऊपर वाले पे छोड़ दो या दुनिया पे छोड़ दो, अपने आप रिज़ल्ट मिलेगा। इतना मैं मानता हूँ कि अगर आपने मेहनत करी है, सच्चे दिल से मेहनत करी है, तो 100% मैं इस बात को मानता हूँ कि छोटा-बड़ा जो भी है, आपको रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा, आपको पुरस्कार ज़रूर मिलेगा उस चीज़ का। नवीन जी, अब माइक आपसे मैं लेना चाहूँगी। ठीक है मैम, ओवर टू यू। अब आज सव्यसाची जी जब द गाइडिंग बॉयज के पॉडकास्ट पर बैठे हुए हैं, उस मंच पर आए हुए हैं, तो मैं उनसे ही जानना चाहूंगी कि आपका गाइडिंग वॉइस या जिसे हम कहेंगे हिंदी में मार्गदर्शक स्वर वो कौन सा है जिसके साथ आपको लगता है कि मैं उस ऊंचाई को छू सकता हूँ जिसकी मैंने कल्पना की है, उस सपने को देख सकता हूँ जहाँ मुझे उड़ान भरनी है। संजय जी थैंक यू। द गाइडिंग वॉइस में दिस बहुत ही बढ़िया प्लेटफ़ॉर्म है और बहुत ही बढ़िया इसका नोमेनक्लेचर भी बहुत अच्छा नाम है इसका। मेरा मार्गदर्शक स्वर मैं ये मानूँगा कि मेरी अंदर से एक आवाज़ आती है हमेशा। जब भी मैं कुछ करना चाहता हूँ या कुछ ठान लेता हूँ या कहीं भी मैं भटक जाता हूँ, तो मैंने देखा है कि मैं एक शांत एरिया में बैठ जाता हूँ। मैं थोड़ा इंट्रोवर्टिश भी हूँ, इस चीज़ को मैं नकारता नहीं हूँ, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। तो मैं आई प्रेफर काइंड ऑफ अ साइलेंट लोनली प्लेस जहाँ आराम से बैठ के मैं थोड़ा अपने आप को अंदर से मैं टटोलने की कोशिश करता हूँ कि मैं कहाँ जाना चाह रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या गलती हो रही मुझसे या मेरे को क्या करना चाहिए इस चौराहे पे खड़ा हूँ तो विच रोड शुड आई टेक लेफ्ट, शुड आई टेक राइट। जब इस तरह की दुविधाएं आती हैं तो आई वुड से ऑलवेज माय इनर वॉइस, मेरी अंतरात्मा ने मुझे डायरेक्शन दिया है एंड विदाउट काइंड ऑफ आयोटा ऑफ डाउट आई कैन से संध्या जी मैं कभी इस चीज़ में मेरे को कभी कोई गलती नहीं पाया मैंने। आई हैव नेवर फाउंड माय सेल्फ मिसलेड और या मेरे को गलत डायरेक्शन दिया है अंतरात्मा ने, कभी नहीं। अंतरात्मा ने बोला है छोड़ दो, तो छोड़ दिया, कर लो तो कर दिया। तो कभी मुझे इस चीज़ में कभी भी मुझे इस चीज़ का कोई भी व्हाट यू कॉल मलाल नहीं है या फिर यू कैन से इट कि रिग्रेट नहीं है कि मैंने वो छोड़ दिया या मुझे वो पाना चाहिए था, ये मेरे से ये गलती हो गई। कभी नहीं। मैं आई ऑलवेज़ आई रिलाई 100% एंड फुली ट्रस्ट माय इनर वॉइस। आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बात करके, और हमें भी आज एक नई बात मालूम पड़ी कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है, हमारा जो मंच है, द गाइडिंग बॉयज, इसमें एक अंतरात्मा की आवाज है, वो भी हमें बहुत हद तक गाइड करती है। तो जब हमारे मेहमान, हमारे अतिथि हमें ये बता रहे हैं, तो हमें बहुत खुशी हो रही है। जी नवीन जी, आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे बढ़ते हैं मैडम। और सव्या जी, आपके सक्सेस मंत्रा के बारे में बताइए कि आपके इस सफ़र में सबसे ऐसे ऊपर से 3 कौन-सी चीज़ है जिसकी वजह से आप आज इधर तक पहुँच सकी? ये बहुत टफ क्वेश्चन पूछा नवीन जी आपने। 3 फैक्टर ढूँढ के निकालना थोड़ा-सा टफ है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। फिर भी मैं कोशिश करूँगा क्योंकि सक्सेस फेलियर जो है कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सिर्फ़ 3 ढूँढ के निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। एक तो मैंने जैसे पहले ही कहा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि देयर इज़ नो अल्टरनेटिव टू योर हार्ड वर्क। योर अनअडल्टरेटेड प्योर हार्ड वर्क, मेहनत के बिना सक्सेस नहीं मिलेगा। अगर कोई सोचता है मैं शॉर्टकट मार के सक्सेस पहुँच जाऊँगा या जो भी है मैं मेरा ये डेस्टिनेशन है, मैं यहाँ पहुँचना चाहता हूँ, मैं शॉर्टकट मारता हूँ, तो वो हो सकता है क्षणिक हो सकता है, थोड़ी देर के लिए हो सकता है, लेकिन अगर लॉन्ग लास्टिंग सक्सेस आपको चाहिए, तो देयर इज़ नो अल्टरनेट टू योर कड़ी खालिस मेहनत। तो वो एक तो पहला फैक्टर मैं उसको मानूँगा। सेकंड फैक्टर मैं मानूँगा कि आपको बड़े बुजुर्ग का जो उसको मेंटर बोलते हैं इंग्लिश में, गाइड बोलते हैं,
वो थोड़ा अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा होता है। कई बार हम क्या है ना कि 24-25 साल का लड़का कॉलेज से निकलता है, फ्रेश अपना करियर स्टार्ट करता है, तो कई बार भटक जाता है। वो शॉर्ट टर्म गेन्स देखने लगता है, छोटे से मतलब प्रलोभन में आ जाता है कि चलो ये जॉब छोड़ के वहाँ चले जाते हैं, ये इंडस्ट्री चेंज करके वहाँ चले जाते हैं। कई बार क्या उसको वो रास्ता भटक जाता है। इन अ वे आई कैन से दैट कई बार उसको पता ही नहीं रहता कि वो क्या डिसीजन ले रहा है, तो डिसीजन लेने में उससे गलती हो सकती है, जो कि कोई आश्चर्य की बात नहीं, हमसे भी हुई है। हम भी कभी 24-25 साल के थे, हम भी फ्रेशर थे, जिसको रूकी बोलते हैं इंग्लिश में, हम भी कभी रूकी थे। तो अगर आपको मेंटर का साथ मिलता है, कोई गाइड मिल जाता है, थोड़े बुजुर्ग हैं, पीपल हू हैव बीन देयर डन दैट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, जो इस रास्ते से गुजर चुके हैं पहले, अगर उनका आपको थोड़ा सहारा मिल जाए तो कई बार आपकी डिसीजन मेकिंग बेटर हो सकती है। और तीसरा मैं बोलूँगा कि हमने जो भी आज तक जो भी अपॉर्च्युनिटीज़ या मौका मेरे रास्ते पे आया, मुझे लगा कि ये मौका अच्छा है। चाहे वो इंडस्ट्री चेंज करने का हो, सिटी चेंज करने का हो, तो उसमें मैंने हेजिटेट नहीं किया। जब भी मुझे लगा कि देखिए, मैं आई एम बेसिकली अ बंगाली फ्रॉम द कलकत्ता। आई हैड माय एजुकेशन इन जबलपुर एंड इन पुणे। देन आई स्टार्टेड माय करियर इन नोएडा, कलकत्ता, मुंबई, अब्रॉड भी मैं रहा, करीब 25-30 कंट्री में ट्रैवल कर चुका हूँ। तो ये सब इसीलिए है कि मैं लॉन्ग टर्म असाइनमेंट पे भी बाहर गया हूँ। असाइनमेंट के तौर पे साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट कहाँ नहीं गया हूँ मैं। तो जब भी आपको लगे कि ये एक मौका आपके सामने आया हुआ है, प्लीज़ डोंट हेजिटेट, आप उसको नकारिए मत। आप उसको ऐसे चैलेंज दीजिए। पर्टिकुलरली अगर आप बैचलरहुड डेज़ में हैं, जैसे मैं अपने अपना पर्टिकुलर पर्सनल एग्ज़ाम्पल दूँ, तो जब मैं बैचलर था तो तब तो मैं बिल्कुल ही मतलब जिसको बोल सकते हैं एक्सट्रीमली बिंदास हुआ करता था। आज बोला कल सुबह मैं निकल गया, इस तरह से मैंने चैलेंजेस लिए। बॉस ने बोला कल सुबह चले जाओ बैंगलोर, चला गया। 10 दिन वहाँ गुज़ार के आओ, चला गया। कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, कितने कपड़े लेके जाना, कुछ नहीं पता। उठे और चल पड़े। बॉस ने बोला है या कोई चैलेंज दिया गया है, ये करके आओ, एग्ज़ीक्यूट करके आओ, तो करके आओ। तो अवसर को जाने मत दीजिए, मौका को जाने मत दीजिए। तो मोटा-मोटा ये 3-4 पॉइंट है मेरे हिसाब से, जो मेरे हिसाब से आपको सक्सेस की तरफ ले जा सकता है। आप मतलब ओपन माइंडेड रहिए, चैलेंज को एक्सेप्ट करिए। जब इतना सुंदर आपने व्यक्तित्व बताया है, तो इस व्यक्तित्व को एक बहुत सुंदर नाम भी मिला है और नाम है सव्यसाची। ये नाम आपके दिल के कितना करीब है? इस नाम के मायने क्या हैं? और इस नाम के बारे में लोगों को आपके व्यक्तित्व के बारे में क्या आकलन रहा है? संजय जी, थैंक यू वेरी मच। ये नाम थोड़ा-सा रीजनल नाम है। दिस इज़ नॉट अ वेरी पैन इंडिया या ग्लोबल नाम नहीं है। ये सब्यसाची ईस्टर्न इंडिया का बहुत पॉपुलर नाम है। हमारे बंगाल में बहुत चलता है, उड़ीसा में भी चलता है, असम में भी चलता है। ये बेसिकली अर्जुन का एक अनदर नेम ऑफ अर्जुन है। अर्जुन के कई नाम हैं, पार्थ हैं, सब्यसाची भी एक नाम है। तो ये इसका नाम का मतलब का बेसिकली एक जो इंग्लिश में इसको एम्बिडेक्स्ट्रस बोलते हैं, हिंदी में आप ये समझ लीजिए कि विलक्षण प्रतिभा, जो इक्वली बैलेंस्ड या इक्वली पावरफुल ऑन बोथ आर्म्स, या एम्बिडेक्स्ट्रस है, जो कुछ भी मतलब दोनों हाथ से इक्वली काम कर सकता है, वॉर कर सकता है, एग्ज़ीक्यूट कर सकता है, कुछ भी चीज़ बना सकता है। वैसे ये नाम के पीछे मेरा कुछ वो नहीं है, योगदान नहीं है, ये मेरे नाम मेरे पेरेंट्स ने दिए हैं। जब मैं छोटा था तब से ये नाम चला आ रहा है। नाम थोड़ा-सा आई वुड से थोड़ा-सा टफ है। बाहरी वालों के लिए सब्यसाची प्रोनाउंस करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है, स्पेशली फॉरेनर्स के लिए थोड़ा-सा मुश्किल रहा है। लेकिन मुझे अपने नाम का बहुत अच्छा, मुझे आई एम वेरी प्राउड ऑफ माय नेम। मुझे अपने नाम को पूरा बोलने में कई बार लोग कहते हैं कि हाउ शुड वी प्रोनाउंस यू, हाउ शुड वी कॉल यू? तो मैं हमेशा कहता हूँ मेरे को फर्स्ट नेम से बुलाइए, सब्यसाची इज़ माय फर्स्ट नेम, प्लीज़ कॉल मी बाय माय फर्स्ट नेम। तो मुझे इस नाम से आई एम वेरी अटैच्ड टू माय नेम, वेरी इमोशनल। कई बार थोड़ा सेंसिटिव हो जाता हूँ, बट पेरेंट्स ने दिया, बहुत अच्छा नाम दिया। आई एम वेरी हैप्पी विद दैट नेम एंड वेरी प्राउड आल्सो। तो इसका सही उच्चारण कर पाते हैं लोग और इस नाम को लेके उत्सुकता बनी रहती है? नहीं, बिल्कुल सही पकड़ा मैडम आपने, बिल्कुल सही पकड़ा। ये नाम उच्चारण करना थोड़ा-सा मुश्किल है, जैसे मैंने कहा। बंगाल में हमारे यहाँ ना संजय जी ऐसा है कि व शब्द नहीं होता। हमारे बंगाल में जो अल्फ़ाबेट्स है उसमें खाली ब होता है, व नहीं होता। तो हिंदी में हो सकता है सव्यसाची बोलते हों, लेकिन बंगाल में सब्यसाची ही बोलेंगे। तो मैं इंग्लिश में भी ऐसे बी ही लिखता हूँ, ऐसे वी नहीं लिखता हूँ। तो सब्यसाची बोला जाता है। और प्रोनंसिएशन में यू आर एब्सोल्यूटली राइट, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। कई लोगों को थोड़ी दिक्कत आती है। लेकिन मैं थोड़ा-सा कई बार इग्नोर कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ कि चलो ये बाहरी आदमी है या इसको नहीं समझ में आ रहा है। बाकी कई बार तो ठीक बोल लेते हैं लोग, अच्छा लगता है सुनते। इतना सुंदर नाम है कि हम भी अपनी उत्सुकता रोक नहीं पाए इस नाम के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए। अच्छा, जब ये नाम मिला होगा आपको तो उसके बाद की एक बाल्यावस्था भी होगी। तो बालक सव्यसाची कितना शरारती था, कितना नटखट था या कितना कितना नहीं, नटखट संकोची तो था? थे मैडम, बिल्कुल सही कहा आपने। बाल्यावस्था में मतलब जो हमारे स्कूल के जो टिफ़िन ब्रेक्स होते थे, देयर यूज्ड टू बी 2 टिफ़िन ब्रेक्स।
हमारे यहाँ 2 ब्रेक्स हुआ करते थे, एक शॉर्ट ब्रेक, एक लॉन्ग ब्रेक। लॉन्ग ब्रेक करीब 40 मिनट का हुआ करता था। तो ऐसे धूम-धड़ाका नहीं है जो हमने नहीं किया हो। तो कई बार धक्का-मुक्की हो गई, कुछ हो गया, तो फ्रैक्चर्स हुए, हाथ के फ्रैक्चर हुए, सर फूटा, क्या नहीं किया बदमाशी बच्चों के बचपन के दिनों में। लेकिन एट द सेम टाइम आई वाज़ वेरी काइंड ऑफ अ स्टूडियस आल्सो। आई यूज्ड टू बी काइंड ऑफ इन द फ्रंट बेंचर्स, आई वुड से अमंगस्ट द फ्रंट बेंचर्स। अच्छे स्कोर आते थे, पढ़ाई-लिखाई में थोड़ा इंटरेस्ट था। घर का जो माहौल था, वो भी हम बंगालियों का थोड़ा-सा ऐसा रहा हो, और पर्टिकुलरली विद पेरेंट्स जो हैं वो सर्विस क्लास के लोग हैं हम लोग, तो थोड़ा एजुकेशन पे ज़्यादा ज़ोर रहता था हमारा, कि पढ़ोगे-लिखोगे तो ही बनोगे नवाब, और खेलोगे-कूदोगे तो होगे खराब। तो वो सब बिल्कुल दिमाग में फ़ीड कर दिया गया था, तो कि भैया पढ़ने-लिखने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं, रास्ता क्या है? आपको पढ़-लिख के ही कुछ बनना पड़ेगा। तो पढ़ने-लिखने में थोड़ा इंटरेस्ट था। बाकी आपने सही कहा मैडम, जो थोड़े बहुत उछल-कूद और बदमाशी, धक्का-मुक्की, कभी-कभी कभी-कभी तू-तू, मैं-मैं, ये सब वाले समय रही है, बचपन में रहा है। यादें बहुत मधुर है, बहुत अच्छी-अच्छी यादें हैं। आज भी मुझे आई फ़ील नॉस्टैल्जिक, मुझे पुराने दिनों की याद करके मुझे कई बार बहुत बुरा लगता है कि यार सारे वो पुराने दोस्त कहाँ गए, जिनके साथ इतना अच्छा वक़्त गुज़ारा था। आज के दिन भी मुझे अगर कोई बोले तो आई वुड से आई वांट टू गो बैक टू माय चाइल्डहुड। एक बात जब आप बता रहे हैं आज अपने बचपन की बात, तो कभी-कभी आपको लगता है कि जो आज के बच्चों का जो बचपन है, उस बचपन से कहीं अलग है, जुदा है। वो उस बचपन का आनंद नहीं ले पा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा मैडम। हमारे टाइम पे तो ना ये मोबाइल हुआ करता था, ना हम ये ओटीटी, ना सॉफ्टवेयर, ना लैपटॉप, ना मोबाइल, कुछ भी नहीं था। हम तो बिल्कुल मतलब स्कूल से आए, बैग रखे, अपने कपड़े बदले, घर के कपड़े पहने और पतंग लेके निकल गए। गर्मी के दिनों में पतंग उड़ाना, और कहीं वो मार्बल्स, आई डोंट नो आपने देखा होगा, मार्बल्स खेलते थे हम लोग, मार्बल्स खेलना, पतंग उड़ाना, और ऐसी उछल-कूद नहीं है जो हमने नहीं किया हो। हमारा खुद का छोटा-सा क्रिकेट टीम हुआ करता था पड़ोस में, हम लोग सब बच्चे मिलके, उसमें लड़के-लड़कियाँ, यू विल बी इट्स अनबिलीवेबल कि हम लोग लड़के-लड़कियाँ मिलके ऐसे खेलते थे जैसे कि दे आर ऑल द पार्ट ऑफ द टीम। 11 बच्चे बनाने थे, टीम कैसे बनेंगे? 11 लड़के तो है नहीं, तो 2-3 लड़कियों को ले लिया साथ में। तो दोज़ वर लाइक व्हेन वी वर 3-4 3rd या 4th में पढ़ते थे, 5th 6th में पढ़ते थे। तो सब मिलके आराम से हम लोग बिल्कुल खेलते थे। आज के ज़माने में आप सोचिए ज़रा, ऐसा किसी को मतलब, फिर एक ऐसा था कि साइकिल चलाने का दौर आया, साइकिल चलाना सीखना था, साइकिल चलाना नहीं आता था, सीखा धीरे-धीरे पकड़-पकड़ के पापा ने सिखाया, और साइकिल लेके निकल पड़ना, और कहाँ-कहाँ मीलों निकल जाते थे, कोई पता ही नहीं भैया कहाँ चले गए। तो वो सब दिन जब मैं याद करता हूँ, तो आजकल के बच्चों को देखता हूँ, तो ये गेटेड कम्युनिटी में रहना, बाहर वॉचमैन खड़ा है, अंदर सोसाइटी के अंदर आप साइकिल चला रहे हो, वहीं आप उछल-कूद कर रहे हो। क्या मज़ा है इसमें? ना कोई रात में पतंग बाँधना नहीं सीखा किसी ने, क्या पतंग कैसे बाँधा जाता है, कैसे उड़ाया जाता है, ये सब देखता हूँ बचपन दूसरे बच्चों को, तो मुझे अपनी पुराने दिन याद आते हैं। नवीन जी, हमने सव्यसाची जी को बड़ी पुरानी यादों में डाल दिया है, अब आप उनको वर्तमान में लेकर आ जाइए। वर्तमान में लेके आएँगे मैडम। और सर जी, हम बिज़नेस के बारे में बात करना शुरू करेंगे। श्योर। अगर एक बिज़नेस ब्लीड हो रहा है, मतलब बिज़नेस नीचे जा रही है, पहले 90 दिन में आप कौन से 3 लीवर सबसे पहले खींचते हैं ताकि वो बिज़नेस को प्रोटेक्ट करे? हुँ, थोड़ा-सा टफ है। मैं तो पहले ये स्टडी करूँगा, अगर मेरा बिज़नेस नीचे जा रहा है, या मैं नया उस कंपनी में आया हूँ एज़ अ न्यू लीडर, या मैं अभी एक्सपोज़ हुआ हूँ कि मेरे को ये चीज़ दिया गया है एज़ अ चैलेंज, एज़ अ कंसल्टेंट, चलो मैं मान लेता हूँ अपने आप को। तो मैं पहले ये कोशिश करूँगा कि आप आइडेंटिफ़ाई करिए, पहले ढूँढ के निकालिए, अगर आपके बहुत सारे वर्टिकल्स हैं, तो उसमें से कोशिश करिए कि कौन-सा आपको सबसे ज़्यादा ब्लीड कर रहा है, कौन-सा सबसे ज़्यादा आपको हिट कर रहा है, कौन-सा ठीक-ठीक चल रहा है, कौन-सा एकदम ही गया हो गया है, मतलब एकदम ही, मतलब द वर्स्ट केस सिनेरियो कौन-सा है, तो उसको थोड़ा अलग कर लीजिए, सेग्रीगेट कर लीजिए। अगर आपके सपोज़ 5 वर्टिकल है, उसमें सपोज़ तीसरा वर्टिकल आपका ठीक नहीं कर रहा है, बाकी 4 वर्टिकल मोटा-मोटा ठीक-ठीक चल रहा है, तो आप उस वर्टिकल को पहले अलग करिए। अगर हो सके तो अगर आपको लगे कि ये बहुत ही ज़्यादा ब्लीड कर रहा है, तो उसको डाइवर्स्ट कर दीजिए। और यू हैव टू बी लिटिल रूथलेस इन दिस। आई डोंट नो उसको थोड़ा रूथलेस का आई डोंट नो व्हाट्स द हिंदी वर्ड फॉर दैट, बट यू हैव टू बी लिटिल टफ। यू हैव टू टेक अ कॉल कि मेरे को भैया इसमें से ये 4 चलाना है, एक बिल्कुल ही बुरा चल रहा है, तो उसको डाइवर्स्ट कर दो, निकाल दो उसको। तो दैट इज़ फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू। सेकंड, आपको थोड़ा आपके इनकम और एक्सपेंसेस, वो थोड़ा स्टेटमेंट आपको लेके बैठना पड़ेगा। यू हैव टू बी वेरी थॉरो विथ योर सीएफओ। आप सीएफओ के साथ बैठिए, थोड़ा आप नंबर्स पे कॉन्संट्रेट करिए कि भई नंबर्स को आप इन डिटेल चले जाइए, जिसको नट्स एंड बोल्ट्स बोलते हैं। आप बिल्कुल डिटेल में चले जाइए, कॉलम वाइज़, पॉइंट वाइज़ आप चेक करिए कि कहाँ पे आपको हिट हो रहा है। क्या चीज़ आपको सबसे ज़्यादा आप में कमज़ोरी है या कमियाँ हैं, जो भी आप कह सकते हैं। फ्रॉम द नंबर्स, आप नंबर्स में चेक करिए कि क्या आपको फ़ोकस करना है। तो
इनकम एक्सपेंस तो बिल्कुल मैंने ब्रॉडली बोल दिया, बाकी आपके रेशियोज़ वगैरह भी देखने होंगे, बहुत चीज़ें देखने होंगी। पूरा बैलेंस शीट लेके आप बैठिए आप सीईओ के साथ, 1 नहीं 10 दिन बैठिए, साथ में बैठिए, सारे वर्टिकल हेड्स को साथ में लेके बैठिए, इंटरनल क्या प्रॉब्लम्स है वो चेक करिए। सीएचआरओ को लीजिए अगर लेबर इश्यू है एचआर इश्यू है, स्टाफ डिमोटिवेटेड है, स्टाफ ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो वो सब इश्यूज़ भी लेके बैठिए। दैट कुड बी द अनदर पॉइंट दैट यू नीड टू लुक इनटू, सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट मैं ये बोलूँगा कि बहुत कॉमन है आज के दिन भी और एनीबॉडी कैन डू दैट इज़ अ स्वॉट एनालिसिस। आप अपनी कंपनी का एक स्वॉट एनालिसिस बनाइए। स्वॉट मतलब SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्च्युनिटी एंड थ्रेट। आप अपनी कंपनी का पहले स्ट्रेंथ बना लीजिए कि भई मेरी कंपनी किस में स्ट्रांग है। क्योंकि मैं इस कंपनी को चलाने वाला हूँ, तो मुझे अपनी स्ट्रेंथ देखनी है कि मैं किस में स्ट्रांग हूँ, जहाँ मैं अपने कॉम्पिटिटर के सामने थोड़ा एक स्टेप आगे हूँ, तो ये मेरी स्ट्रेंथ हो गई। वीकनेस जहाँ जो कि मैंने पहले कहा थोड़ा रूथलेस होना पड़ेगा वीकनेस के मामले में, कि मेरी ये एरियाज़ में मैं थोड़ा वीक हूँ, जिसके कारण मैं ब्लीड कर रहा हूँ, मेरी कंपनी थोड़ी ठीक से परफ़ॉर्म नहीं कर पा रही, तो आप वीकनेस को अलग रखिए। अपॉर्च्युनिटीज़ तो बिल्कुल ग्रैब करना है, अपॉर्च्युनिटीज़ दिखे आप उसको ग्रैब करिए विदाउट एनी हेजिटेशन। और थ्रेट, अगर थ्रेट है कि भई ये कॉम्पिटिटर एंटर कर रहा है या बिगर प्लेयर एंटर कर रहा है, हम बहुत छोटे हैं इसमें फील्ड में, बिगर प्लेयर शार्क्स आर एंटरिंग, दे विल ईट मी अप, तो ये सब भी आपको कैलकुलेट करना है। तो अगर आपको लगे कि शार्क्स आर एंटरिंग इन योर पर्टिकुलर डोमेन, जिस डोमेन में आप ऑपरेट कर रहे हैं, और यू विल नॉट बी एबल टू कम्पीट विद देम, आप इनके सामना नहीं कर पाएँगे, तो यू बेटर टू गिव अप। आप थोड़ा-सा मेरे हिसाब से आप ये थोड़ा कैलकुलेटेड वो स्टेप लीजिए कि मेरे को इससे बाहर आ जाना चाहिए। तो ये एनालिसिस करके देखिए। आई थिंक 3-4 ये चीज़ें अगर आप प्रॉपर्ली करें विथ सिंसेरिटी, विदाउट एनी व्हाट यू कॉल इट, द शुगर कोटिंग जिसको बोलते हैं ना, थोड़ा-सा मीठा बोल के दबा देते हैं या ब्रशिंग अंडर द कारपेट करके, चलो छोड़ो यार इसको रहने देते हैं, ऐसा नहीं। बिल्कुल ऑनेस्टली आप अगर बुरा है तो बुरा है, अच्छा है तो अच्छा है, सामने रखिए, आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर सामने आपकी पिक्चर आ जाएगी। उसके बाद यू टेक अ कॉल, एज़ अ लीडर आपको कॉल लेना ही पड़ेगा। आप यहाँ पे जब लीडर हैं, किसी कंपनी को चला रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं और वो ठीक से परफ़ॉर्म नहीं कर रही है, तो आपको टफ बनना पड़ेगा। देयर इज़ नो हाइड एंड सीक, इसमें कोई लोक-लाज नहीं है कि भई अगर कंपनी ठीक से नहीं कर रही है तो आपको टफ बनना ही पड़ेगा। देयर इज़ नो अल्टरनेटिव टू टफनेस। अब गुडी-गुडी बात करके, मीठा-मीठा बोल के, आई थिंक दैट इज़ नॉट माय स्टाइल ऑफ वर्किंग। माय स्टाइल ऑफ वर्किंग विल बी, इफ आई आइडेंटिफाई कि भई ये प्रॉब्लमैटिक एरिया है, तो उसको उसको हमको हैंडल करना है, उसको सॉल्व करना है। आई हैव टू टेक एंड फेस द प्रॉब्लम बोल्डली एंड ऑन ऑन फेस, मेरे को सामने लेना है चैलेंज को। मैं बायपास करके चैलेंज से बच के नहीं जा सकता। चैलेंज है तो सामने आओ, लेट्स हैंडल इट, लेट्स फाइट इट आउट। So that should be the kind of approach I think, Naveen ji. I don't know whether this is the perfect scenario, but this is the way I will tackle the situation. ये मेरा अप्रोच है। बुरा है तो बुरा है और बहुत ज़्यादा गुडी-गुडी बनकर भी कार्य नहीं किया जा सकता। बड़ा लंबा अनुभव है आपका और आपने जीवन में ना जाने कितने सारे कार्य किए भी होंगे। कौन-सा कार्य ऐसा रहा जिसे करके आपको लगा कि हाँ, इसमें तो आनंद आया? मैं मैडम इसके पहले 2-3 2 स्टार्टअप मैं बोल सकता हूँ मैंने किए हैं। आई आई वर्क विथ कंपनीज़ जो इंडिया में एंटर कर रहे थे, और ये उस वक़्त की बात कर रहा हूँ जब स्टार्टअप वाज़ नॉट सो फैशनेबल। आज के दिन स्टार्टअप वर्ड एक बहुत फैशनेबल वर्ड बन गया है, लेकिन उस टाइम स्टार्टअप ऐसा कोई फैशनेबल वर्ड नहीं हुआ कर रहा था। तो मैंने वो आई वुड से वो काम जो मैंने किए हैं, 2 कंपनी को मैंने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। एक स्वीडिश कंपनी है और एक ब्रिटिश कंपनी है। बोथ आर डूइंग गुड। मैं वो कम जॉब्स छोड़ चुका हूँ। वो कंपनी कोई और आज के दिन हेड कर रहा है। लेकिन उस उन दोनों कंपनियों को फ्रॉम स्क्रैच जिसको बोलते हैं, ग्राउंड अप, मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, एक कंपनी का तो कुछ भी नहीं था। आज के दिन बिज़नेस करने के लिए आपको जीएसटी सर्टिफिकेट, पैन नंबर, बैंक अकाउंट, ना जाने कितने सर्टिफिकेशन डॉक्यूमेंटेशन करने पड़ते हैं। आज के दिन तो काफ़ी ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के तहत गवर्नमेंट ने काफ़ी सिम्प्लीफाई कर दिया है। मैं आज से कम 8-10 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तब डॉक्यूमेंटेशन बहुत प्रॉब्लमैटिक और काफ़ी लंबा हुआ करता था। तो उस ज़माने में मैंने आई स्टार्टेड वन कंपनी फ्रॉम होम। मैं घर से काम करता था और घर से काम करके मैंने एस्टेब्लिश किया, ऑफ़िस लेना, टीम बनाना, बैंक अकाउंट जैसे मैंने कहा, डॉक्यूमेंटेशन, सर्टिफिकेट सब, कायदे-कानून सब अपने है कि नहीं प्रॉपर, अपनी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तैयार करना कि भई अब मेरा आइटम जो है वो कैसे बिकेगा, कौन-सा मार्केट आइडेंटिफ़ाई करना, कौन-सा मार्केट मेरे लिए सही रहेगा। तो ये सब बिल्कुल यू कैन थिंक ऑफ होलिस्टिकली, पूरा मतलब कंप्लीट पैकेज जिसको बोलते हैं, वो मैंने किया हुआ है। तो आई वुड से मैडम दीज़ 2 जॉब्स हैव बीन वेरी फुलफिलिंग, वेरी आई वुड से चैलेंजिंग एंड वेरी एनकरेजिंग फॉर मी कि मैं ये 2 कंपनियों के लिए स्टार्टअप के तौर पे इनको खड़ा किया। आज के दिन मैं देखता हूँ तो पीछे मुड़ के देखता हूँ तो दीज़ 2 कंपनीज़ वर लाइक माय बेबीज़, जिनको मैंने फ्रॉम छोटे से बिल्कुल। खड़ा करके आज मैंने बड़ा करके देखा और देखता हूँ तो दे आर डूइंग वेरी गुड बिज़नेस टुडे, प्रॉस्पेरस बिज़नेस दे आर डूइंग टुडे, एंड आई वाज़ द वन हू स्टार्टेड देयर। बहुत अच्छा लगता है सुन के।
लेकिन जब आपने शुरू करी थी ये कंपनी तो वो एक बच्चे की तरह आपने शुरू की थी और आज वो कंपनीज़ जो है एक युवा बन गई हैं। उस उस उम्र तक आ गई हैं। तो जब उस कंपनी में जो युवा कार्य कर रहे हैं या आम तौर पर जब आप युवाओं को देखते हैं तो उनका दृष्टिकोण, उनका चिंतन, उनकी विचारधारा को लेकर आप क्या सोचते हैं या कभी चिंतित होते हैं? चिंतित तो नहीं होता हूँ, मेरे को उनका ये अच्छा लगता है कि दे आर वेरी चैलेंजिंग, उनको चैलेंज बहुत अच्छा लगता है, एंटरप्राइज़िंग भी हैं। आज के युवा काफ़ी ज़्यादा उनके मन में कुछ करने की चाहत है। व कुछ कर दिखाने का एक मतलब मैंने कई कई आई कीप इंटरैक्टिंग विद कॉलेज स्टूडेंट्स, मैं कॉलेज स्टूडेंट्स में भी स्पीच वगैरह देता हूँ, जाता हूँ, उनसे बात वगैरह करता हूँ, तो बच्चों में देखता हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है। द क्रीम जो है, कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ पाना चाहते हैं। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। उनमें एक स्पार्क दिखता है मुझे, एक चमक दिखती है कि भई कि द फ्यूचर इज़ वेरी ओपन एंड बिलीव मी आज के दिन इफ यू सी द ग्लोबल सिनेरियो, इंडिया इज़ अ ब्राइट स्पॉट। अगर आप देखें तो द वे इंडिया इज़ ग्रोइंग एंड प्रोग्रेसिंग, अगला 15-20 साल विदाउट डाउट इज़ इंडियाज़ टाइम। तो मैं फ्रॉम इंडियाज़ पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं बोलूँ तो मेरे को लगता है कि आवर फ्यूचर जो डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसको बोलते हैं, yeah, is a huge asset for us. I would say strong point that we hold. तो ये बच्चे जो हैं हमारे फ्यूचर में दे कुड कंट्रीब्यूट सो मच, बहुत कुछ दे सकते हैं इस कंट्री को एंड दैट इज़ एक्साइटिंग और मुझे बहुत अच्छा लगता है। दैट इज़ द पॉजिटिव साइड दैट आई सी इन यंग जनरेशन। और सर जी, हम अगर स्टार्टअप के दुनिया में देखें तो गो टू मार्केट स्ट्रैटेजीज़ में बहुत सारा प्रॉब्लम्स होते हैं। आपके हिसाब से आपको खूब एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री में, आपके हिसाब से 5 ऐसी चीज़ है जो नॉन नेगोशिएबल है गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी के बारे में? नवीन जी, गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी बेसिकली वेरी करता है, थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, थोड़ा-सा, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, कंपनी टू कंपनी, जैसे आप अगर कमोडिटीज़ मार्केट में हैं, आप अगर एफएमसीजी मार्केट में हैं, आप अगर सर्विस इंडस्ट्री में हैं, तो थोड़ा-सा मॉडर्न थोड़ा-सा बदल जाता है, थोड़ा-सा फ़र्क हो जाता है। फिर भी अगर मैं अपने बैकग्राउंड से देखूँ, मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, तो मैं ज़्यादातर मेरा वक़्त इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में गुज़रा है। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स का अगर आप कैसे मार्केटिंग करेंगे, तो उसके लिए मैं छोटा-छोटा आपने 5 पॉइंट पे माँगे हैं, तो मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ बताने का कि 5 पॉइंट किस पे आपको थोड़ा ख़्याल रखना चाहिए। पहला तो रहेगा कि आप मार्केट का इन डेप्थ डिटेल्ड बहुत ही मतलब गहराई तक जाके थोड़ा स्टडी करिए। पहले मार्केट को स्टडी करिए बिफोर आप मार्केट में एंटर करने का। गो टू मार्केट का मतलब क्या है कि मेरे को स्ट्रैटेजी बनाना है कि मैं माल कैसे पहुँचाऊँगा एंड कंज्यूमर तक। तो उसके लिए आपको पहले थोड़ा मार्केट रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। आप थोड़ा डीप एनालिसिस करिए, डायनामिक्स क्या-क्या प्ले कर रहा है, कॉम्पिटिटर कौन है, एंड यूज़र कैसे बिहेव कर रहा है, उनको क्या चाहिए, क्या गैप है, क्या पेन पॉइंट्स हैं, वो सब थोड़ा देख लीजिए कि भई आप समझने की कोशिश करिए मैं कहाँ फिट होऊँगा इसमें और मार्केट कैसे कवर हो रहा है, कौन कवर कर रहा है, कितने प्लेयर्स एक्टिव हैं, कहीं कुछ गैप छूटा है क्या? तो ये हो गया पहला पॉइंट। आप एक मार्केट रिसर्च करिए सॉरी। सेकंड आप करिए कि आपका जो बिज़नेस है या जो भी प्रोडक्ट है या जो भी लाइन में आप हैं, इसका रेगुलेटरी कंप्लायंस या लीगल स्ट्रक्चर क्या है? गवर्नमेंट क्या माँगती है आपका? क्या-क्या रेगुलेटरी सर्टिफिकेट्स आपको चाहिए? लाइक एफडीआई पॉलिसी क्या है? आपके आईएसओज़, आपके पास आईएसओ सर्टिफिकेट्स की मैंडेटरी, कई जगह आईएसओ सर्टिफिकेट्स मैंडेटरी होते हैं, वेरियस आईएसओज़, तो आपके पास वो सब आईएसओ सर्टिफिकेट्स है कि नहीं? आपने ऑब्वियसली अगर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो एक्सिट लाइसेंस है कि नहीं? एक्सपोर्ट इम्पोर्ट लाइसेंस होगा, तभी आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर सकते हैं। तो ये सब डॉक्यूमेंटेशन या रेगुलेटरी कंप्लायंसेस जो हैं, वो देख लीजिए, वो थोड़ा सेट कर लीजिए बिफोर यू प्लान टू गो आउटसाइड इंटो द मार्केट। नंबर तीसरा देख लीजिए आप थोड़ा कि आप जो इंडस्ट्री में प्ले करना चाह रहे हैं, जिस इंडस्ट्री में आप एक्टिव हैं, उस इंडस्ट्री का कल्चरल अडैप्टेशन कैसा है? लाइक आई वुड गिव यू एन एग्जांपल, लाइक इफ आई एम इनटू द एफएमसीजी मार्केट और मैं सोप बेच रहा हूँ, तो लाइक इन द साउथ मैसूर सैंडल सोप इज़ अ वेरी पॉपुलर सोप, इज़ वेरी पॉपुलर, बट इट इज़ नॉट सो स्ट्रांग, देयर इज़ नो नेगेटिव कनोटेशन इन दिस। मैं कुछ उसमें नेगेटिव नहीं दिखाना चाह रहा हूँ, बट आई फील लाइक देयर आर रीजनल प्लेयर। कई इंडस्ट्री में कई प्लेयर्स होते हैं, रीजनल प्लेयर हो जाते हैं। तो आपको रीजन में प्ले करना है या पैन इंडिया प्ले करना है, वो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि एडेप्टेशन आपको उस हिसाब से करना पड़ेगा कि आप कहाँ पे स्ट्रांग है, आपकी स्कोर स्ट्रेंथ क्या है। तो वो थोड़ा आप चेक कर लीजिए कि आपको लोकलाइज़ेशन रखना है या आप पैन इंडिया या ग्लोबल कैसे जाना, कहाँ तक जाना चाहते हैं। कोई भी ओवरनाइट ग्लोबल नहीं हो सकता, कोई भी ओवरनाइट पैन इंडिया नहीं हो सकता। आपको छोटे से ही बड़ा होना पड़ेगा। तो इट्स बेटर कि आप थोड़े पहले रीजनल प्लेयर बने, फिर उसको ग्रो करते-करते नेशनल प्लेयर बने, फिर उसके बाद इंटरनेशनल प्लेयर बन सकते हैं। देयर इज़ नोबडी टू हू कैन स्टॉप यू। सो दैट शुड बी द अप्रोच। चौथा पॉइंट मैं बोलूँगा आपको अपना इ
इंडिया इज़ अ ह्यूज मार्केट, इज़ अ ह्यूज कंट्री। तो आप हर एंड पे कोने से कोने आप जा नहीं पाएँगे। रीच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी पहुँच बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे पहुँचेंगे आप वहाँ पर? पहुँच के लिए आपकी आपकी सपोज़ फैक्ट्री आपकी कानपुर में है, आपकी फैक्ट्री सपोज़ आपकी नोएडा में है। आप आइटम बेचना चाहते हैं केरला में, आइटम बेचना चाहते हैं साउथ में, ईस्ट में, कहीं पे भी। तो आपको लोकल पार्टनरशिप करनी पड़ेगी, लोकल पार्टनर थोड़ा ढूँढना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। कैसे आप चैनलाइज़ करते हैं, हब एंड स्पोक जिसको बोलते हैं। आप कैसे मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सो दैट द कॉस्ट इज़ मिनिमम एंड रीच इज़ फास्टर, आइटम इज़ रिप्लेनिश्ड क्विकली। तो वो सब थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। 5वाँ एंड पॉइंट मैं बोलूँगा आपका थोड़ा-सा प्राइसिंग। प्राइसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 4 पीस बोलते हैं, हमने मार्केटिंग में पढ़ा है 4 पीस ऑफ मार्केटिंग। उसमें प्राइसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड पर्टिकुलरली फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया, नवीन जी एंड संध्या जी, प्राइसिंग बहुत बड़ा मायने रखता है इंडिया के प्राइस सेंसिटिव कस्टमर के लिए। हमारे यहाँ इंडिया में लोग इतने समझदार हैं कि आप उन वैल्यू फॉर मनी जिसको बोलते हैं, वो ढूँढ के निकाल देते हैं। आप उनको कुछ भी देना चाहेंगे, कुछ भी प्राइस पॉइंट लगाएँगे, तो हो सकता है आप सक्सीड ना हो, आप सक्सेसफुल ना हो पाएँ। हो सकता है लोग आपको रिजेक्ट कर दें। तो आपकी थोड़ा प्राइसिंग पे थोड़ी नज़र डालना आपको ज़रूरी है। तो आई वुड से दीज़ आर द 5 पॉइंट। देखिए, प्राइसिंग से बात आपने जब अपना विषय के बारे में बताया, तो यहाँ मेरे मन में एक बात आ रही है कि जीवन मूल्य भी तो कितने ज़रूरी होते हैं। तो जीवन मूल्य जब हम उसकी बात करते हैं, आपने व्यापार के मूल्य की बात की, मैं यहाँ जीवन के मूल्यों की बात करना चाहूँगी। तो देश की उन्नति में जब वो युवा, वो अपने जीवन मूल्यों को लेकर कैसे चलते हैं और उनकी जो भागीदारी हो रही है आजकल व्यापार में या देश की उन्नति में किसी भी प्रकार से, उसको लेकर आप कितने संतुष्ट महसूस करते हैं? संतुष्ट इसमें कोई देयर्स नो कोई वो नहीं है कि बेंचमार्क नहीं है कि मैं इस लेवल पे पहुँच गया तो मैं संतुष्ट हो गया, इस लेवल के ऊपर चला जाऊँगा या नीचे रहूँगा तो संतुष्ट रहूँगा। ये तो मौका-मौका पे टाइम टू टाइम इंसिडेंट टू इंसिडेंट, घटना से घटना आप वेरी होता रहेगा। तो व्हाट आई कैन से जीवन मूल्य बहुत इम्पोर्टेंट है। ये वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल्स जिसको बोलते हैं, वो थोड़े बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, अडिग होना चाहिए कि भई मैंने अगर ठान लिया है कि भई मैं एवरीडे मॉर्निंग आई विल डू हाफ एन आवर एक्सरसाइज, तो मैं चाहे बारिश हो, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंड हो, मैं सुबह उठने के बाद पहले आधा घंटा मैं एक्सरसाइज करूंगा, कम व्हाट में, चाहे कुछ हो जाए। मैं इसमें अडिग हूँ। तो दैट इज वन ऑफ माय सेट प्रिंसिपल जो मैंने अपने लिए बना रखा है। बेंच मार्क है, मैं किसी से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। कोई हो सकता है 40 मिनट करता हो, कोई हो सकता है 10 मिनट करता हो, कोई हो सकता है करता ही ना हो। तो मेरे को उससे दूसरे से कोई मतलब नहीं है। मैंने अपना बेंच मार्क बना रखा है, मैं ये करूंगा। मैं सिगरेट पे हाथ नहीं लगाऊँगा, मैं सिगरेट नहीं टच करूँगा, मुझे मेरे लिए सिगरेट ठीक नहीं है। मैंने ये बेंचमार्क बना रखा है। मैं इससे हिलूँगा नहीं, चाहे कुछ हो जाए। तो इस तरह के कुछ-कुछ वैल्यूज़ मैं मैडम ये चाहूँगा कि एवरी यंगस्टर जो भी है जो भी सुन रहा है या जो भी उसको फ़ॉलो करना चाहेगा, वो अपने कुछ कुछ पर्सनल बेंचमार्क बना ले। बताने की ज़रूरत नहीं है, लिख के रखने की ज़रूरत नहीं है, पोस्टर बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके अंदर रहेगा, आप खुद वाकिफ़ होंगे कि मैंने ये प्रिंसिपल्स बनाए हैं और मैं इसको चाहे कुछ भी हो जाए मैं इससे आई विल नॉट मूव अवे फ्रॉम दीज़ प्रिंसिपल्स। तो अगर आप इस तरह से कुछ नॉन नेगोशिएबल जिसको बोलते हैं कि भई कुछ हो जाए मैं इसको नेगोशिएट करने के लिए तैयार नहीं हूँ। कि चलो यार आज एक ही दिन छोड़ देते हैं, आज बारिश बहुत हो रही है या अ, आज सुबह की फ्लाइट है, ऐसा है, वैसा है। कुछ भी कई तरह के एग्ज़ाम्पल्स आ सकते हैं। लेकिन आप कोशिश करिए कि जो प्रिंसिपल्स आपने बनाए हैं, आप उनको पूरा रखिए। द गाइडिंग बॉयज के मंच पर जब आप जैसी हस्ती आते हैं या आप जैसे अतिथि आते हैं और जब वो युवाओं के लिए इतनी प्रेरणादायक बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि जो हमारे युवा हैं वो वास्तव में उस रास्ते पर चलने की अवश्य कोशिश करेंगे कि हाँ, उन्हें अपने जीवन के मूल्यों को कैसे निर्धारित करना है। और आज जो आपने एक बड़ी बेहतरीन बात की है कि आपको ठान लेने की जो शक्ति है, आपको अपने जीवन मूल्य कोई दूसरा निर्धारित नहीं करेगा। आपको वो मूल्य जो है खुद निर्धारित करने हैं और उसका अनुसरण करने वाले भी आप हैं। अच्छा, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको आप जीवन जीने की कला कैसे सिखाना चाहेंगे, कैसे बताना चाहेंगे? क्योंकि आपने ज़्यादातर समय युवाओं के साथ बिताया है, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं, वो भी आपको सुन रहे हैं और सुनना चाहेंगे। तो उनके लिए भी आपके जो कोश है आपका तजुर्बे का, अनुभव का, उसमें कुछ तो होगा। छोटे बच्चों का मैडम मैं कहूँगा कि उनको उनका बचपना मत छीनिए। लेट देम रिमेन किड्स। अगर बच्चे हैं तो बच्चे ही रहने दीजिए, उनको एडल्ट मत बनाइए। कई जगह हम देखते हैं, मैं किसी के बारे में कोई
अच्छा कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, ये नहीं कहना चाहूँगा। उनका अपना नज़रिया हो सकता है। मेरा नज़रिया ये है, बच्चे को प्लीज़ बच्चे रहने दें, उनको अपनी तरह से बड़े होने दें। उनको अपनी तरफ से मतलब मोल्ड करने की कोशिश मत करनी कि मैं ऐसा था, तुम भी ऐसा करो, मैं ऐसा करता था, तुम भी ऐसा करो। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है आज के दिन। आज के दिन ज़माना बहुत बदल गया है। मैं अपनी डॉटर का मैं खुद देखा हूँ कि हाउ शी हैज़ ग्रोन अप कई बार ऐसा चाहते हैं कि हम उनके ऊपर अपना थोप दें। अपने वैल्यूज़, अपने प्रिंसिपल अच्छी बात है, आप अगर आप वैल्यूज़, प्रिंसिपल्स उनको दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, गाइड करना चाहते हैं, जैसे कि चैनल का भी नाम है टीजीवी, तो गाइड करना चाहते हैं, आपकी वॉइस इम्पोर्टेंट है, आप बिल्कुल गाइड करिए। लेकिन आप प्लीज़ उनको थोड़ा-सा ना गलती करने दीजिए। लेट देम लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। वो कई बार क्या होता है ना कि अगर जब बच्चा चलना शुरू करता है, अगर वो 2 बार नहीं गिरेगा, अगर उसके हाथ-पैर नहीं छिलेंगे, तो वो चल नहीं पाएगा। आप अगर सोचोगे कि मैं हमेशा उसका हाथ पकड़ा रहूँ, आई विल गिव अ हेल्पिंग हैंड, कि उसको हाथ पकड़-पकड़ के चलाएँगे, ऐसा नहीं होता। बच्चे को अपने आप चलने दीजिए। मैं साइकिल चलाने की बात कर रहा था, एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। मैं साइकिल चलाने में टाइम पता नहीं कितनी बार गिरा हूँ कि लहू-लुहान हुआ हूँ। बिलीव मी, आप विश्वास नहीं करेंगे कितनी बार गिरा हूँ। लेकिन किसी ने मतलब आई वाज़ लेफ्ट टू फेंड माय सेल्फ। आप अपने आप उसको सीखिए, आप अपने आप करिए, तभी आप आगे बढ़ पाएँगे। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं होता कि रेडीमेड आपको मिल जाएगा, आप उसको कॉपी कर लीजिए, लाइफ़ आपकी सक्सेसफुल है, ऐसा नहीं है। कॉपी पेस्ट बिल्कुल लाइफ़ में नहीं चलता। कॉपी पेस्ट आपका वर्ड डॉक्यूमेंट में चलता होगा, बाकी लाइफ़ में आप जब तक अपने खुद आप उस एक्सपीरियंस के थ्रू गुज़र के नहीं जाएँगे, आप आगे नहीं बढ़ेंगे, दोज़ लर्निंग्स विल ओनली हेल्प यू। नोबडी एल्स कैन टीच यू कि भई ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। ये 1 + 2 = 3 ये मैथमेटिक्स में हो सकता है, लाइफ़ में हो सकता है ऐसा ना हो। लाइफ़ में हो सकता है कुछ और उसका रिज़ल्ट निकले। हो सकता है आपकी लाइफ़ में वही इंसिडेंट के थ्रू आप गए हों तो कुछ और रिज़ल्ट आया हो, मैं जाऊँ तो हो सकता है कुछ और रिज़ल्ट आया हो। हो सकता है आपने किसी को अप्रोच किया, आपका अप्रोच करने का तरीका हो सकता है उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा हो, मेरा हो सकता है अप्रोच मैंने उसको किया, हो सकता है वो नाराज़ हो जाए। यू नेवर नो। तो दीज़ आर द थिंग्स अ, दैट वी मस्ट लीव देम साइड। उनको छोड़ दीजिए प्लीज़। उनको थोड़ा-सा अपने आप सीखने दीजिए, थोड़ा दुनियादारी उनको भी जानना चाहिए। अच्छे-बुरे सभी तरह के लोग हैं, सभी तरह के एलिमेंट्स हैं। तो लेट देम पिक एंड चूज़। वो खुद समझ जाएँगे कि भई अच्छा क्या है मेरे लिए, बुरा क्या है। गरम तवे पे हाथ रखना है तो हाथ जलेगा। ठीक है आपने बोल दिया, बच्चे को समझ में आया, सुना, नहीं सुना, भूल गया। एक दिन वो गरम तवे पे खुद हाथ रखेगा तो समझ में आएगा कि भैया मेरे को गरम गरम तवे से दूर रखना है, हाथ अपने को दूर रखना है। नहीं तो मेरा ही हाथ जलेगा। नोबडी एल्स विल सफर। वो मेरा ही हाथ जलेगा उससे। तो इसी तरह सीखता है आदमी। तो मेरा ये कहना है कि आप एक्सपीरियंस के थ्रू दौर से गुज़रिए। आप अपने आप सब चीज़ें सीखेंगे धीरे-धीरे। सीखने की जो जी। प्रक्रिया है, उसमें गलतियाँ भी बिल्कुल, होनी चाहिए और एक निरंतरता भी बिल्कुल, होनी बिल्कुल, आदमी चाहिए, गलती करके ही कि सीखता वो है। चलनी एक वो चाहिए। एक जैपनीज़ प्रोवर्ब है मैडम, शायद मुझे याद नहीं आ रहा ठीक से यू फॉल डाउन 7 यू गेट अप 8। अगर आप 7 बार गिर चुके हैं तो 8वीं बार भी उठिए। आप यू शुड कीप लर्निंग, कीप लर्निंग, कीप लर्निंग। आप कुछ ना कुछ तो नया चीज़ हर वक़्त सीख रहे हैं बिनवाना। और एक मुझे बड़ी अच्छी बात लगी नवीन जी, सब्यसाची जी ने जो कहा कि बचपन को बचपन ही बने रहने दिया जाए, उसको वयस्क में तब्दील ना किया जाए। समय आने पर स्वतः ही वयस्क तो हो ही जाएँगे, लेकिन बचपन को बचपन ही रहने दिया जाए। जी नवीन जी। हुँ, और आगे बढ़ते सब हम फ्यूचर टैलेंट को आप कैसे पहचानते हैं आप? फ्यूचर लीडर्स को उसके बारे में बता दीजिए। आह! फ्यूचर टैलेंट में मैं देखूँगा थोड़ा-सा उसके आई वुड से बैकग्राउंड थोड़ा इम्पोर्टेंट है। देखिए, कई बार क्या होता है लोग ये बोलते हैं कि डिग्रीज़ ठीक है इम्पोर्टेंट है, लेकिन डिग्रीज़ में आई वुड से दिस जस्ट अ डोर ओपनर। डिग्रीज़ कैन ओपन द डोर फॉर यू। बाकी उसके बाद डिग्रीज़ मिलने के बाद आपको अगर अपॉर्च्युनिटी मिल गई, सपोज़ यू गेट अ चांस टू वर्क विथ मी इन माय कंपनी, तो उसके बाद डिग्री साइड में चला जाएगा। तो मेरे को फ्यूचर टैलेंट मुझे ये दिखना है कि बंदे में चमक कितनी है, बंदा बंदा कितना सिंसियर एंड डेडिकेटेड एंड ऑनेस्ट है। वो इज़ ही पुटिंग द फुल एफर्ट, पूरा मेहनत कर रहा है, कोई कोशिश कर रहा है कि नहीं, चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं। फ्यूचर टैलेंट के लिए मुझे ये थोड़ा इम्पोर्टेंट लगता है। बाकी डिग्रीज़ आर आल्सो इम्पोर्टेंट, आई विल नॉट से डिग्रीज़ आर नॉट इम्पोर्टेंट। डिग्रीज़ आपको आपका प्रॉपर अगर ग्रूमिंग हुआ है, प्रॉपर अगर आप पर्टिकुलरली अगर टेक्निकल यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं, टेक्निकल नॉलेज आपको ठीक से है कि नहीं, वो थोड़ा इम्पोर्टेंट ज़रूर रखता है, मायने ज़रूर रखता है। लेकिन उसके बाद आपका जो एवरीडे एक्सपोज़र जो हो रहा है वर्क एनवायरनमेंट में, वो थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। वो मैं थोड़ा उस चीज़ को मैं थोड़ा ज़्यादा मायने देता है। तो आजकल की जो शिक्षण व्यवस्था है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? उसकी कुछ खामियाँ आपको लगती हैं या उसकी कुछ विशेषताएँ आपको लगती हैं? शिक्षण व्यवस्था में मैडम थोड़ा-सा मेरे हिसाब से हमको वेस्टर्न इन्फ्लुएंस थोड़ा ज़्यादा है मेरे को लगता है, तो थोड़ा-सा उसमें अगर हम
इंटरनल थोड़ा इनवर्ड लुकिंग थोड़ा सा हो जाए तो वो थोड़ा मेरे लिए ठीक रहेगा। मेरे को लगता है कि थोड़ा सा हम अपने थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड हमारी सभ्यता रही है, तो हम उस सभ्यता को थोड़ा सा अच्छे से समझें, थोड़ा जानें कि भाई हमारे पास जो ह्यूज रिजर्वॉयर जो नॉलेज का है, उस नॉलेज को हम अपनी लाइफ में कैसे उसको आत्मसात करें, उसको कैसे यूज़ करें, वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से। ब्लाइंडली एपिंग द वेस्ट जिसको बोलते हैं, वो थोड़ा ठीक नहीं लगता मुझे कि भई वहाँ पे ऐसा होता तो यहाँ पे भी ऐसा ही करना चाहिए, ये थोड़ा ठीक नहीं है। उनके हिसाब से वो एनवायरनमेंट डिफरेंट है, हमारा एनवायरनमेंट थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा फ़र्क होना चाहिए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में मैं चाहूँगा थोड़ा हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है, थोड़ा उसमें और ज़ोर लगाए। कई बार हमने देखा है गाँव-खेड़े के लोग विलेजेस में अ अ, कम पढ़े-लिखे लोग इतना बढ़िया इनोवेशंस करते हैं, जिसको हम जुगाड़ के नाम से थोड़े से मतलब डिग्रेड कर देते हैं, अरे ये तो जुगाड़ है। जुगाड़ नहीं है, जुगाड़ है आपके लिए थोड़ा-सा वो डेरोगेटरी वर्ड है, थोड़ा-सा वो अ नॉट सो गुड वर्ड मैं मानता हूँ जुगाड़ को। लेकिन जुगाड़ में भी ये बंदे ने कितना अच्छा काम निकाल लिया, अपना काम सर उसका पर्पस सॉल्व हो रहा है। वो आप देखिए ना, उस चीज़ को थोड़ा-सा मैं थोड़ा इम्पोर्टेंस देना चाहूँगा। थोड़ा-सा मुझे और जो अच्छा लगता है, लेट मी लुक एट द पॉजिटिव साइड, मैं थोड़ा पॉजिटिव आदमी हूँ। मैं ये कहूँगा कि हमारी जो हायर एजुकेशन है, पर्टिकुलरली द आईआईटीज़ एंड एम्स या आईआईएम से जो टैलेंट निकले हैं हमारे इंडिया से, वो वर्ल्ड क्लास है। आप उसको नकार नहीं सकते। दे आर वर्ल्ड क्लास टैलेंट एंड दे आर ऑक्युपाइंग द वर्ल्ड पोज़ीशंस। आप देखिए कहीं भी जाइए ग्लोबली या टॉप लेवल के कितने इंडियंस बैठे हुए हैं। दे आर पार्ट ऑफ दिस एजुकेशन सिस्टम, इसी सिस्टम से निकले हुए लोग हैं वो, जो आज ग्लोबली बड़ी-बड़ी कंपनियाँ चला रहे हैं, करोड़ों का बिज़नेस कर रहे हैं, करोड़ों का डिसीज़न हर मिनट लेते हैं वो, एंड देयर ग्रूमिंग हैज़ बीन डन थ्रू दिस सिस्टम ओनली। तो सिस्टम में अच्छाइयाँ तो है ही, तभी तो ऐसे लोग निकले हैं। तो अच्छाइयों को भी देखिए, उसमें थोड़ा-सा अगर कुछ कमजोरियाँ हैं, तो उसको हम ज़रूर वी आर नॉट परफेक्ट, नोबडी इज़ परफेक्ट एंड नोबडी शुड क्लेम आल्सो कि मैं परफेक्ट हूँ। जो कमजोरियाँ हैं, उसको दूर करने की कोशिश करिए। बाकी हैट्स ऑफ। उनको अगर थोड़ा-सा दुरुस्त जी, कर जी, दिया जाएगा उन जी, कमज़ोरियों को, तो शिक्षण व्यवस्था जी, काफ़ी अच्छी है। और जो आपने इनोवेशंस की बात की है, सच में जिसका नाम हमने जुगाड़ रख दिया है, वो ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, मैं देख रही हूँ अभी, सरकार की तरफ से काफ़ी प्रयत्न हो रहे हैं कि इनोवेशंस पर ज़ोर काफ़ी जी, ज़ोर तो बिल्कुल, है। बिल्कुल। और जुगाड़ कोई थोड़ा-सा नेगेटिव कनोटेशन है उसका, थोड़ा-सा नेगेटिव तौर पे देखते हैं लोग, पर्टिकुलरली इन एलीट्स एंड जो थोड़े बहुत हैं, वो थोड़े उसको उस तरह से देखते हैं। मैं उसको उस तरह से नहीं देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि उस जुगाड़ ने व्हाटएवर यू कॉल इट, सो कॉल्ड जुगाड़, उसका पर्पस तो सॉल्व किया है ना, उसको जो नीड था, उसको जो ज़रूरत थी, वो तो उसने पूरा कर लिया ना थ्रू दैट जुगाड़। तो व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? जुगाड़ भी बहुत प्रगाढ़ होता है। तो आपने और सर आगे बढ़ते हैं। जी, हम कल्चर के बारे में बात करेंगे। आपको तो बहुत सारा ग्लोबल एक्सपोज़र है, उतना ग्लोबल एक्सपोज़र के बाद आप इंडिया में लीडर्स को कौन-सी कल्चर गलती नहीं करनी चाहिए? आप वहाँ से जो लेके आ रहे हैं, आप उसको यहाँ पे कॉपी मत करिए। आप अगर कुछ इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में बड़े हुए हैं या वहाँ से आपकी ग्रूमिंग हुई है, तो आप उसको एग्ज़ैक्टली इंडिया में मत लेके आइए। हो सकता है इंडिया थोड़ा सेंसिटिव हो कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे हम कोई भी रिलीजियस प्लेस पे हम जूता पहन के नहीं जाते। तो वो थोड़ा-सा एक ऐसा है कि थोड़ा-सा उनको थोड़ा समझा दें कि भई अ, दिस इज़ समथिंग वेरी सेंसिटिव। फिर हम जैसे अपने बॉसेस को आज के दिन भी कई जगह हम लोग सर करके बुलाते हैं। मैं अच्छा-बुरा है ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं ये अच्छा है, वो बुरा है, वो बुरा है, ये अच्छा है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन थोड़ा-सा कल्चरली थोड़ा-सा सेंसिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। वहाँ के देशों में आप सीईओ को भी हम टाउन हॉल वगैरह में हम अटेंड करते थे, तो सीईओ को भी वी यूज्ड टू कॉल देम बाय फर्स्ट नेम से पूछते थे, क्वेश्चन करते थे। टफ से टफ क्वेश्चन करते थे टाउन टाउन हॉल्स में कि भई स्ट्रैटेजी कहाँ जा रही है? क्या फोरसाइट क्या है आपका? आप अगले क्वार्टर में क्या सोच रहे हैं? क्या होगा कंपनी का? लेकिन आप इंडियन कंपनी में इट इज़ रियली आज के दिन वैसे काफ़ी बदल गया है। दो देयर इज़ अ राइडर, ये कैविएट मान के चलिए कि ये जनरलाइज़ नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन फिर भी आज के दिन आप अपने बॉस को क्वेश्चन नहीं कर सकते। जैसे कई जगह इंडियन कंपनीज़ में मैंने ये देखा है कि इट्स नॉट टेकन पोलाइटली कि आप बॉस को एकदम ब्लंटली क्वेश्चन कर रहे हो, "सर ये कंपनी किधर जा रही है? आप क्या कर रहे हो? स्ट्रैटेजी क्या है?" मैं बहुत क्रूडली बोल रहा हूँ, दिस आई एम टेलिंग यू इन अ वेरी क्रूड मैनर। बाकी कई जगह ऐसा देखा गया है कि वी हैव टू बी वेरी सेंसिटिव इन हाउ वी टॉक, हाउ वी प्रेज़ेंट आवर थॉट्स, हाउ वी क्वेश्चन जो ख़्याल आपके दिमाग में आ रहे हैं। क्यूरियोसिटी इज़ वेरी इंपोर्टेंट। आपके दिमाग में अगर कुछ क्यूरियोसिटी है, कुछ जानने की उत्सुकता है, आप बिल्कुल पूछिए, आपका पूछना पूरा बनता है।
लेकिन हाउ डू यू प्रेज़ेंट दैट, आप वो चीज़ को कैसे रखते हैं? वो हो सकता है एक एमएनसी में थोड़ा डिफरेंट अप्रोच हो और इंडियन कंपनी में हो सकता है थोड़ा डिफरेंट अप्रोच हो। तो ये छोटी-मोटी चीज़ें हैं जो कई चीज़ें हम कई बार क्या फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि हम एमएनसी से आ रहे हैं तो हम अपने बॉस को फर्स्ट नेम से बुलाएँगे। लेकिन हो सकता है इंडिया में या मेरे चेयरमैन की उम्र हो सकती है 75 इयर्स हो, तो 75 ईयर ओल्ड चेयरमैन को आप ऑब्वियसली फर्स्ट नेम से नहीं बुला सकते। तो वो थोड़ा ठीक नहीं लगता, तो थोड़ा-सा अपने आप को अल्टर करना पड़ेगा, अपने आप को मॉडिफाई करना पड़ेगा कल्चरली, बिकॉज़ इट्स एन इंडियन सिनेरियो। यू वर अर्लियर इन से न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, वहाँ हो सकता है चल जाए। आप बिल गेट्स को बिल हाउ आर यू करके पूछ सकते हैं या किसी को भी। आई शुड नॉट टेक द नेम, बट एनीवे यू यू कैन टेक देम बाय देयर फर्स्ट नेम। बट इंडिया में आप शायद किसी को ऐसे फर्स्ट नेम से नहीं बुला सकते। आपको या जी लगाना पड़ेगा। इवन इन जापानीज़ कल्चर, संध्या जी एंड नवीन जी, आई हैव सीन दे पुट सान, लाइक आई वुड से नवीन सान। सो ये एक रिस्पेक्ट होता है जो ऑटोमैटिकली अंदर से आती है। हम भी जी करके बोलते हैं कि भई नवीन जी, संध्या जी, हम लोग ये थोड़ा रिस्पेक्ट दिखाते हैं जो कि वेस्टर्न कल्चर में नहीं है। क्योंकि वहाँ ऐसा कोई वर्ड ही नहीं होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वहाँ पे कोई या ज़्यादा से ज़्यादा हम मिस्टर लगा के बोल सकते हैं, मिस्टर सो एंड सो, मिस्टर गांधी, मिस्टर दत्ता, ऐसा बोल सकते हैं। बाकी इससे ज़्यादा रिस्पेक्ट मेरे हिसाब से उनके यहाँ पे नहीं प्रिवलेंट है। हमारे यहाँ पे कुछ ज़्यादा प्रिवलेंट है। तो हमको उसको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, आपको उसका आदर करना पड़ेगा। रीजन टू रीजन, टाइम टू टाइम थोड़ा फ़र्क होता है, थोड़ा वेरिएशन होता है। और दूसरा सवाल है कि कौन-सी व्यवहार यानी कौन-सी बिहेवियर है जो भी स्कूल्स ग्रेजुएट्स को सिखाना चाहिए मगर उन लोग आज नहीं सिखा रहे? नवीन जी, देयर इज़ अ बुक व्हाट दे डोंट टीच यू एट हार्वर्ड बिज़नेस स्कूल। बढ़िया किताब है। खैर वो तो काफ़ी पुराना हो गया, बहुत पुराना हो गया वो बुक। इट्स अ वेरी नाइस बुक। तो ये खाली हमारे यहाँ के भी स्कूल्स का प्रॉब्लम नहीं है नवीन जी, ये वर्ल्ड वाइड है। कई बार हम क्या होते हैं किताबी ज्ञान, किताबी क्या बोलते हैं पंडित या किताबी जो भी है, आई डोंट नो द वर्ड। वो किताबी ज्ञान लेके हम आ जाते हैं मार्केट में, बाहर आ जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमने पढ़ा था कि वहाँ पे ये केस में ऐसा हुआ था, तो उसने ये किया था, तो ये रिज़ल्ट आया था। आप अगर वही चीज़ इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई करने जाओगे तो नहीं हो पाएगा। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे कि कोटलर इज़ फिलिप कोटलर की जो किताब है मार्केटिंग मैनेजमेंट की, देखिए बाइबल कहा जाता है। उसमें कुछ एक एग्ज़ाम्पल है, जैसे कि देयर इज़ अ हाउसहोल्ड, उसमें 4 कार है। बाप के पास 1 कार है, मॉम के पास 1 कार है, सन के पास 1 कार है, डॉटर के पास 1 कार है। अ फैमिली ऑफ 4 हैज़ 4 कार्स। नाउ यू कैन नॉट इमेजिन टू हैव सम काइंड ऑफ अ सिमिलर सिनेरियो इन इंडिया जहाँ पे फैमिली ऑफ 4 हैज़ 4 व्हीकल्स, वेरी डिफिकल्ट। ऑल्दो वी आर प्रॉस्परिंग, आई एम नॉट सेइंग दिस इज़ नॉट पॉसिबल, बट नॉट एट दिस मोमेंट। आप रेयरली ऐसा निकाल पाओगे कि एक फैमिली में 4 मेंबर है और 4 कार रखते हैं, बहुत ही रेयर है। तो वो एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता। तो इस तरह से आपको थोड़ा बी स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है, उसी को एग्ज़ैक्टली आप रेप्लिकेट करेंगे मार्केट में या इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, तो हो सकता है आपसे गलती हो जाए। तो थोड़ा-सा आपको सीखना पड़ेगा। दूसरी चीज़ें मैं सोचता हूँ कि थोड़ा-सा जो इम्पोर्टेंट है आज के जो बी स्कूल से निकलते हैं फ्रेश ग्रेजुएट्स, मैं कई बार रिक्रूटमेंट वगैरह के लिए जाता हूँ फॉर मैनेजमेंट ट्रेनीज़, एंड आई हैव डन इन अदर कंपनीज़ आल्सो। तो एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा फ्रेशर्स को इस तरह कि आप विनम्र बनिए, ह्यूमिलिटी, थोड़ा आप थोड़ा हम्बलनेस लाइए अपने अप्रोच पे, अपनी बातचीत करने के तरीके में। बिकॉज़ द पर्सन हू इज़ एट द अदर साइड, उसने आपसे ज़्यादा दुनिया देखी है। तो थोड़ा-सा देयर इज़ नो हार्म इन बीइंग हम्बल। अगर आप हम्बल होते, थोड़ा विनम्र होते, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। इट्स अ पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ यूअर्स। फिर एक दूसरा एक है कि मैं चाहूँगा कि वो थोड़ा पेशेंस रखें। आप ओवरनाइट सीईओ नहीं बन सकते। कई बार क्या लोग को लगता है कि आज मैंने फलाने इंस्टीट्यूट से एमबीए कर लिया, फलानी जगह से इंजीनियरिंग कर लिया, दोनों बिल्कुल ब्रांडेड इंस्टीट्यूट है, टॉप नॉच इंस्टीट्यूट है और मैं साल 2 साल के अंदर सीईओ बन जाऊँगा। बिल्कुल बन सकते हो, आपको मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं बन सकते। लेकिन इतना बेसब्री कई-कई बार ठीक नहीं रहता कि आपका जो है ना रेस अगेंस्ट टाइम जो बोलते हैं इसको, ये थोड़ा कई बार आपके लिए गलत हो जाता है। थोड़ा धीरज रखिए। धीरे-धीरे स्टेप वाइज़ आप ग्रो करिए तो आपको हो सकता है दैट वुड बी अ सॉलिड ग्रोथ रादर दैन मीटियोरिक राइज़ जिसको बोलते हैं। कई बार इंग्लिश में ये वर्ड यूज़ होता है मीटियोरिक राइज़। मीटियोराइट कैसा होता है? आता है और फिर धूमिल हो जाता है, आया चला गया। तो मीटियोराइट मत बनिए, आप स्टेप वाइज़ ग्रो करिए, आप लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे। दिस इज़ अ लाइफ इज़ अ मैराथन, आप उसको मैराथन के तौर पे देखिए, धीरे-धीरे आप ग्रो करिए। थोड़ा-सा ये सब सॉफ्ट स्किल्स है संध्या जी एंड नवीन जी, दीज़ आर वेरी, वेरी बेसिक सॉफ्ट स्किल्स। कोई हार्ड इतना कोई बहुत मुश्किल नहीं है इनको इम्बाइब करना। ये ग्रो करना आपके अंदर, ये आराम से कर सकते हैं एंड दिस कुड बी वेरी मच पॉसिबल। प्रीटी ईज़ी आई वुड से, नॉट सो डिफिकल्ट। संजय जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे बीच में? एक सवाल जो मेरे मन में आ रहा है कि आपने इतने सारे देशों की भी यात्रा की है और आपने भारत के भी बहुत सारे हिस्सों की यात्रा की है। जब हम विकसित भारत का एक सपना देख रहे हैं, एक परिकल्पना कर रहे हैं, तो उसमें
मेरे, आपके, नवीन जी जैसे और भी जाने तमाम आम आदमी क्या भूमिका अदा कर सकते हैं? वहाँ आपके अनुभव से मैं ये समझना चाहूँगी। कि हर इंसान वी आर 1.4 बिलियन 140 करोड़ की हमारी आबादी है। हर इंसान कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है मैम, इसमें कोई देयर इज़ नो डाउट, मेरे को तो बिल्कुल भी 1% भी डाउट नहीं है कि जो हमारी स्ट्रेंथ है, हमारी जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, अगर हर इंसान थोड़ा-थोड़ा, एक-एक बूंद डालता है, जस्ट लाइक जैसे वन ड्रॉप, छोटा-छोटा एक-एक आदमी छोटा-छोटा कंट्रीब्यूट करे, तो दैट कुड बी स्लोली एंड स्लोली इट कुड बी ह्यूज एंड जायगेंटिक प्रोपोर्शन इट कुड बिकम। तो दैट्स पॉसिबल कि हर कोई थोड़ा कंट्रीब्यूट करे, थोड़ा किसी भी तौर पे, किसी भी लेवल पे। मैं नहीं कहता कि आप सीईओ हैं, तो सीईओ के लेवल पे ही आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बाकी आप इस लेवल पे नहीं हैं, तो आप नहीं कंट्रीब्यूट कर सकते, गलत बात है, ऐसा नहीं है। आप हर लेवल पे आप कुछ ना कुछ ज़रूर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एंड देयर इज़ नो एंड टू इट, एवरी ड्रॉप काउंट्स एंड छोटे से छोटा आदमी भी जैसे आई वुड से कि क्लेanलीनेस, आप एक क्लेanलीनेस का एक वो थॉट देख लीजिए कि भाई मेरे अपने पास आसपास के एनवायरनमेंट को, या मेरे सोसाइटी का जो कॉम्प्लेक्स है, या मेरे ऑफिस का जो एरिया है, या जो भी है ऑफिस के अंदर, मैं आई वुड ट्राई टू मेक इट एज क्लीन, एज नीट एंड क्लीन एज पॉसिबल। जितना हो सके मैं उसको कंट्रोल में रखूंगा, बेटर करने की कोशिश करूंगा, बेटर देन यस्टरडे। तो ये छोटा सा इशू, मतलब छोटा सा पॉइंट हो गया जो मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ अपनी तरफ से। Similarly, there could be lot of other things that every human being, in a small minor way, can contribute. Definitely, they can contribute. And every input, आ- आज एक, कल एक, परसों एक, थोड़ा थोड़ा अगर ऐड करते हैं तो बढ़ता ही जाएगा. That will grow. That will increase. तो that's very much possible, ma'am. नवीन जी बहुत गंभीर-गंभीर हमने सवाल किए हैं और सब्यसाची जी ने सारे सवालों के जवाब बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारे पास में आ रहे हैं। तो मुझे लगता है थोड़ा-सा गंभीरता से हम हटकर कुछ रोचक दुनिया में भी लेकर चलते हैं। सही है, सही है। हम दूसरा रैपिड फायर राउंड शुरू करेंगे फिर। अच्छा, ओके, ओके. और यहाँ पे भी आप क्रिस्प जवाब दे सकते हैं। कोशिश करूंगा नवीन जी, सद्या जी, कोशिश करूंगा. ज्यादा टफ मत पूछिएगा, कोशिश करूंगा. नहीं, बहुत ही आसान है, हम बहुत ही सिंपल रखते हैं। और पहला सवाल है कि यदि आपके पास कहीं भी एक विशाल मतलब एक जाइगेंटिक बिलबोर्ड हो सकता है जिस पर कुछ भी हो, तो वह क्या कहेगा? क्या लिखना चाहोगे उधर? यू हैव ओनली वन लाइफ, मेक इट काउंट, समथिंग लाइक दैट उसका हिंदी में, कि यही एक जिंदगी मिली है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, काइंड ऑफ अ थिंग. एक ही जिंदगी है तो कुछ करिए ऐसा कि जिससे कि थोड़ा कुछ छोड़ जाए पीछे, समथिंग लाइक दैट. वन लाइफ, मेक इट काउंट, सिंपल. ज़िंदगी ना मिलेगी हाँ, दोबारा। यही एक बहुत जिंदगी बढ़िया। मिली है, कुछ करके जाइए इसमें, मतलब जाया ना करें. जी। और आपको किसी सेलिब्रिटी के साथ डेट करना हो तो वो कौन होगा और क्यों? डेटिंग थोड़ा अब वो उम्र निकल चुका है. वो उस एज से मैं निकल चुका हूँ। डेटिंग नहीं, मैं कहूँगा कि जैसे बोलते हैं ना, ब्लैक टाई डिनर, फॉरेन में ये बहुत पॉपुलर है। सेलिब्रिटीज़ के साथ ब्लैक टाई डिनर पे बैठ सकते हैं। कई लोग तो पे करते हैं, लाखों में पे करते हैं, तब जाके उनको मिलता है वहाँ पे एंट्री। तो अगर ऐसा डिनर के लिए इनवाइट करें जहाँ पे काफ़ी सीरियस डिस्कशंस होता है, तो दैट कुड बी, अगर मैं अपोज़िट जेंडर का सोचूँ तो लिविंग में सोचूँ, अगर आप ऐसा कंडीशन लगाएँ तो कुड बी इंदिरा नूई। और अगर कुछ आप बोलेंगे एनी हिस्टोरिकल फिगर फ्रॉम पास्ट एंड प्रेजेंट, तो आई वुड चूज़ सैम मानेकशॉ, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। उनके साथ बैठ के मैं थोड़ा घंटा 2 घंटा टाइम गुज़ारना चाहूँगा। काफ़ी कुछ सीखने का, आई एम श्योर उनसे काफ़ी कुछ सीखने सीखने को मिलेगा। तो आई वुड डेफिनिटली लाइक टू हैव अ काइंड ऑफ अ कप ऑफ टी विद फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। नवीन जी इसमें मैं ये उम्मीद कर रही थी कि शायद इसमें मेरा और आपका भी नाम ओह! आ जाए बिल्कुल। कि अगर सिंस वी आर नॉट इन द सेम सिटी मैम, आप कहीं और बैठी हैं, मैं कहीं और बैठा हूँ। तो बिल्कुल मौका लगेगा तो बिल्कुल मैं अभी मैं नवीन से बात हुई थी, अगर हैदराबाद में आया था थोड़े दिन पहले, अगली बार मैं हैदराबाद गया या अगली बार मैं दिल्ली आया, तो डेफ़िनिटली आपके साथ बैठ के एक कप चाय पिएँगे, डेफ़िनिटली, माय प्रॉमिस। कि एक लंच या डिनर हमारे साथ बिल्कुल भी। होगा। इट विल बी एन ऑनर एंड बिल्कुल। प्रिविलेज आपके साथ बैठेंगे। और दूसरा सवाल, यदि आप एक दिन के लिए नियंता यानी डिक्टेटर बन के ऐसा नियम बनाने का मौका मिले जिसे सभी को मानना होगा, तो आप कौन-सा नियम बनाओगे आप? मैं डिक्टेटर तो ख़ैर मेरे में वैसे है नहीं क्वालिटी कि मैं डिक्टेटर बनूँ। मेरे को मेरे साथी लोग कहते हैं कि मैं बहुत ही थोड़ा काइंड ऑफ़ अ सॉफ्ट लीडर हूँ। डिक्टेटोरियल टेंडेंसी मेरे में है नहीं।
लेकिन फिर भी अगर मैं थोड़ा टफ बन जाऊँ कि भई मेरा ही चलेगा आज के दिन, जो मैं बोलूँगा वही फाइनल है, तो मैं कोशिश करूँगा कि उस दिन के लिए पूरी सारे जो भी लोग जिनके ऊपर मेरा कंट्रोल है, पता नहीं कितने लोगों पे मैं कंट्रोल कर पाऊँगा। प्लीज़ एक दिन के लिए लॉ अबाइडिंग सिटिज़न बन जाइए। पूरे आप लॉ को फ़ॉलो करिए, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको फ़ॉलो करिए। नो करप्शन, नो इनडिसिप्लिन, बिल्कुल परफेक्ट सिटीज़न जो होता है किसी भी देश के लिए, वैसा बन के दिखाइए एक दिन के लिए, ये मैं चाहूँगा। और दूसरा सवाल मेरे तरफ से, अगर आपको किसी हिंदी फ़िल्म या इंग्लिश फ़िल्म के रीमेक में हीरो बनने का मौका मिले तो कौन-सा फ़िल्म करना चाहोगे? कौन-सा कैरेक्टर चुनेंगे आप? हाँ, नवीन जी थोड़ा टफ है थोड़ा हो सकता है आउटडेटेड लगे लेकिन एक पिक्चर जो मेरे पे बहुत काफ़ी डीप इम्प्रेशन मेरे पे है, मेरे दिमाग में डाला है, वो है आनंद। और उस फ़िल्म में अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना दोनों थे। बहुत ही बढ़िया पिक्चर है, बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड बिल्कुल छोटी-सी स्टोरी है। कोई क्रिकेटनेस नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड स मूवी है। उसमें जो आनंद का रोल जो राजेश खन्ना जी ने किया था, जो कि अब नहीं रहे हमारे बीच, अ, उसको तो करना मुश्किल है, कोई नहीं कर पाएगा मेरे हिसाब से, लेकिन मैं ट्राई करने की कोशिश करूँगा। वो रोल मेरे को बहुत ही टच करता है। आई डोंट नो व्हाई, व्हाट इज़ द रीज़न आप पूछे कि क्या रीज़न है, तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो मुझे बहुत टच करता है। लेकिन अगर आपके लुक को देखा जाए तो मुझे गिरीश कर्नाड की हो याद आ सकता जाती है। थैंक यू, थैंक यू। मैडम आप कौन-सा सवाल पूछना चाहेंगे रैपिड फायर राउंड में? मैं तो थोड़ा दुविधा में ले जाना चाहूँगी, कुछ विकल्प दूँगी और उसमें से सब्यसाची जी को एक विकल्प चुनना होगा और अगर संक्षेप में बताना भी चाहें तो वो बता सकते हैं कि ये विकल्प मैंने क्यों चुना है, जो बात उनके दिल के करीब हो। व्यापार या नौकरी? सब्यसाची जी, कौन-सी चीज़ दिल के करीब है? पार्ट दिस, पार्ट दैट चुन सकता हूँ क्या मैं? मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि थोड़े दिन नौकरी कर लो बिज़नेस क्या होता है, व्यापार क्या होता है, थोड़ा समझ लो, इंट्रिकेसीज़ क्या होती है। क्योंकि आप एकदम से फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज आ रहे हो और एकदम से बिज़नेस में जाओगे ना, तो यू मे बर्न योर फिंगर्स। मेरे को कई बार लगता है ऐसे कि आप गलतियाँ कर सकते हो, आपको समझ नहीं होगी। दुनिया में सब अच्छे लोग नहीं होते, थोड़े बहुत लोग ठीक भी नहीं हैं। तो थोड़ा-सा आप एक्सपीरियंस गैदर कर लीजिए जॉब करके। आप जो भी इंडस्ट्री में हैं, आप अगर उसी इंडस्ट्री में जॉब मिल जाए तो बहुत अच्छा है। जैसे आप स्टील इंडस्ट्री में या सीमेंट इंडस्ट्री में सीमेंट आप में व्यवसाय करना चाहते हैं, तो सीमेंट इंडस्ट्री को थोड़ा जान लीजिए कैसे ये मूव करता है, क्या इंट्रिकेसीज़ है, क्या प्रोस एंड कॉन्स हैं, थोड़े-से वो समझ लीजिए, उसके बाद आप फिर वो व्यापार करिए। देयर इज़ नो स्टॉपिंग यू एंड देन द स्काई इज़ द लिमिट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। आपके लिए पूरा आसमान खुला पड़ा है। आप ज़रूर व्यापार करिए अगर आप में वो उतना वो एंटरप्राइज़िंग नेचर है आप में कि मैं चैलेंज एक्सेप्ट कर सकता हूँ, मैं कुछ करके दिखा सकता हूँ, ज़रूर करिए, लेकिन थोड़ा-सा अगर ग्रूमिंग हो जाए ना, तो मेरे हिसाब से वो बेटर रहेगा आई वुड से। सो पार्ट दिस, पार्ट दैट। एक लाइन में मैं आपकी बात कहना चाहूँगी कि बिना नौकरी के व्यापार नहीं हो सकता है। पहले अनुभव और मैं उसके ये बाद कहूँगा फिर या थोड़ा-सा आप अगर नॉलेज एक्सपीरियंस ना मैडम, हर चीज़ का एक्सपीरियंस होना थोड़ा ज़रूरी होता है और वो एक्सपीरियंस आपको कहाँ से मिलेगा? आप कॉलेज से आ रहे हैं, फ्रेशर आप हैं, बिल्कुल फ्रेश हैं, आपके पास हो सकता है फादर के पास फाइनेंस अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग है, आपने फंडिंग तो मिल गई आपको। लेकिन आपको अगर समझ नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो हो सकता है यू विल बर्न योर फिंगर्स, आपका हो सकता है पैसा डूब जाए, यू मे कट अ सॉरी फिगर। तो कोशिश करिए उससे बचने के लिए थोड़ा-सा एक्सपीरियंस गैदर कर लीजिए पहले। रिश्तेदार या मित्र, कौन दिल के करीब है? अ मित्र भी अच्छे हैं, कई मित्र बहुत करीब हैं, सारी चीज़ें जानते हैं इनसाइड आउट। कई लोगों के मित्र बिल्कुल मतलब 2 बॉडीज़ 1 सोल जिसको बोलते हैं, 2 शरीर 1 आत्मा समथिंग लाइक दैट आई डोंट नो द हिंदी ऑफ दैट। 2 बॉडीज़ 1 सोल बोलते हैं इंग्लिश में, वैसे कई लोग होते हैं, देखा गया है। और कई बार ऐसा देखा गया कि लोग रिश्तेदारों से थोड़े नाखुश रहते हैं, कई बार जेलसी का फैक्टर भी आता है कि रिश्तेदारों में ज़्यादा देखा जाता है, दोस्तों में उतना नहीं देखा जाता है कई बार कि आपकी अगर प्रॉस्पेरिटी ज़्यादा हो रही है, आप ग्रो ज़्यादा कर रहे हैं, आपका बहुत फ़ास्ट ग्रोथ हो रहा है, आप दिख रहा है कि आप ग्रो कर रहे हैं, तो हो सकता है जेलसी फैक्टर जो है वो रिलेटिव्स में कई बार देखा गया है, आता है। तो आई वुड अगेन आई एम सो सॉरी मैम मैं इनमें से चूज़ नहीं कर पाऊँगा, लेकिन फिर भी अगर बोले 60-40 तो आई वुड से फ्रेंड्स 60 रिलेटिव्स 40। अरे वाह! बहुत ही बढ़िया। जी, समुद्र या पहाड़? आह! आई वुड से पहाड़ मैडम दिस इज़ क्लियर 100% पहाड़ क्योंकि समुद्र में क्या है ना कि अगर मेरा बॉम्बे पॉल्यूटेड है, तो चाहे मैं जुहू बीच चला जाऊँ, चाहे मैं मरीन ड्राइव चला जाऊँ, तो मेरा एक्यूआई उतना ही खराब मिलेगा वहाँ पे। तो वो समुद्र में मेरे को तो उतना कोई आई एम सो सॉरी अगर किसी को समुद्र अच्छा है, अच्छी बात है कि यहाँ 60-40 वाली बात नहीं रही है। क्या चांस नहीं है 100 तो मैं पहाड़ जाना पसंद करूँगा, ठंडी-ठंडी हवाएँ हैं, बिल्कुल फ्रेश एयर बिल्कुल काम ब्लू स्काईज़ अगर मुझे मिल जाए तो बहुत बढ़िया। वहाँ आराम से मैं एक
ओपन अगर फील्ड मिल जाए तो वहाँ पूरा दिन मैं पड़ा रह सकता हूँ। घास पे लेट जाओ, पूरे दिन पड़े रहो और बस दैट्स इट। पहाड़ों में मुझे आई विल चूज़ पहाड़। धन या स्वास्थ्य? स्वास्थ्य मैडम, स्वास्थ्य। धन तो आता जाता है, धन का कोई गारंटी नहीं है, कोई एश्योरेंस नहीं है। आज आप हो सकता है लॉटरी जीते और ये कई बार ये जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन ये स्टोरीज़ आई है, हमने पढ़ी भी है पेपर्स वगैरह में कि केबीसी में जीते हुए लोग करोड़ों रुपए जीते हैं केबीसी में। उनके सारे पैसे खत्म हो गए। तो धन तो आता जाता रहता है, तो धन से मुझे उतना ज़्यादा लगाव नहीं, इतना है सफिशिएंट है। मैं ये नहीं कहता धन इम्पोर्टेंट नहीं है, बिल्कुल मुझे गलत मत लीजिए। धन इम्पोर्टेंट है, लेकिन आफ्टर अ लेवल आपको वही 2 रोटी खानी है। आपके बैंक में 10 करोड़ है, 100 करोड़ है, 1000 करोड़ है, आपको 2 रोटी ही खानी है। मुझे 2 रोटी ही डिनर में चाहिए। दैट्स इट, दैट इज़ सफिशिएंट फॉर मी। तो मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहे, मुझे यही चाहिए। आई एम वेरी हॉनेस्ट इन दिस। शास्त्रीय संगीत या पॉप म्यूजिक? मैं मैं कोई गायक कलाकार तो हूँ नहीं, शास्त्रीय संगीत मुझे अच्छा लगता है लेकिन इतना ज़्यादा भी शास्त्रीय आई वुड से मैडम सेमी क्लासिकल जो है ना जैसे थोड़ा-सा क्लासिकल टच हो, जी, सुगम सुगम संगीत जिसको संगीत। बोलते हैं यस सुगम संगीत जो है। रवींद्र संगीत हम बंगाली हैं, हम बंगालियों के लिए रवींद्र संगीत बहुत ही क्लोज़ टू हार्ट है। हम लोग काफ़ी रवींद्र संगीत सुनते हैं। तो वो थोड़ा हमको टच करता है। किशोर कुमार की आप हमारे पास भरा पड़ा है एल्बम्स। वो गाने मुझे ठीक लगते हैं। मैं ये फ़िल्मों के गाने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं फ़िल्मों के बाहर के भी कई गाने होते हैं जो हमारे पर्टिकुलरली दुर्गा पूजा के टाइम ना मैडम हमारे बंगाल में कल्चर है, एल्बम्स रिलीज़ होते हैं। वो एल्बम्स भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। वो 2000 सेमी क्लासिकल आई वुड से सुगम संगीत आपने सही वर्ड यूज़ किया है, मुझे वो चाहिए। मुझे पॉप में पिज़्ज़ा या पराठा? पराठा, आलू पराठा, गोभी पराठा, पनीर पराठा, मिक्स पराठा, आप जो देंगे विद अ स्प्लैश ऑफ बटर। आप बढ़िया से गरमा-गरम पराठा विद अ स्प्लैश ऑफ बटर दीजिए, 5 मिनट में प्लेट साफ हो जाएगा। जन्मभूमि या कर्मभूमि? जन्मभूमि में अब अपॉर्च्युनिटीज़ थोड़ी कम है मैडम, तो अभी कर्मभूमि में ही मैं सेटल्ड हूँ। मैं यहीं पे मेरे में अब ज़्यादा अभी जन्मभूमि में अगर कुछ अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेगी तो ज़रूर लौट के जाना चाहूँगा। बाकी अब मैं पूरी तरह से कर्मभूमि को डेडिकेटेड हूँ, कर्मभूमि ही मेरे लिए सब कुछ है। तो डेफ़िनेटली कर्मभूमि आज के दिन, एट दिस मोमेंट। आई डोंट नो 15-20 साल अगर बाद अगर आप क्वेश्चन पूछे तो आई डोंट नो क्या आंसर दूँगा या 15-20 साल पहले आप पूछती तो क्या मैं जवाब देता। मुझे मुंबई में रहते हुए करीब 27-28 साल हो गए हैं। तो आई एम अ प्योर मुंबईकर। नेता या अभिनेता? नेताओं को पहचानना बहुत मुश्किल है। अभिनेता को कम से कम समझ जाएँगे कि भई ये यहाँ विलेन का रोल कर रहा है, हो सकता है अगली मूवी में ये हीरो का रोल करे। अमजद खान को लीजिए, अमजद खान कई मूवी में नेगेटिव रोल किया करते थे। कई मूवीज़ में वो अमिताभ बच्चन के दोस्त बने हैं। नॉट ओनली ही बट देयर आर प्लेंटी ऑफ पीपल हू कुड बी डूइंग डिफरेंट रोल्स एज़ पर द मूवीज़ डिमांड। सो आई विल डेफिनिटली गो बाय अभिनेता बिकॉज़ आई नो दिस इज़ ऑल फेक, दिस इज़ ऑल एनैक्टेड। ये जो है एक्टिंग कर रहे हैं, स्क्रिप्ट के हिसाब से ये काम कर रहे हैं। बाकी नेताओं को तो आई एम सॉरी आई एम लिटिल अवे फ्रॉम देम। मैं थोड़ा दूर ही रहता हूँ। मेट्रो सिटीज की चमक-दमक या गाँव की सादगी? दोनों इम्पोर्टेंट है मैडम, मैं कैसे इसको इसमें से चूज़ करूँ? गाँव में जो इनोसेंस है जिसको बोलते हैं ना सादगी, सरलता वो अगर मेट्रो में आ जाए तो क्या कहने। बिल्कुल, सुभान अल्लाह। लेकिन वैसा तो मेट्रो में होगा नहीं ना, मेट्रो में एवरी पर्सन इज़ अपने भागम-भागी में लगा हुआ है, अपना पर्सनल देख रहा है, अपना सेल्फिश इंटरेस्ट देख रहा है, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट है। बाकी सादगीपन, सिंपलनेस, सिम्प्लिसिटी मैं कहूँगा थोड़ा मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इन दैट केस आई विल चूज़ गाँव। लेकिन गाँव में फिर जाएँगे तो फिर आप बोलेंगे कि वहाँ पे वो फैसिलिटीज़ नहीं है जो मेट्रो में मिलता है, तो क्या करें? ना हॉस्पिटल्स अच्छे हैं, ना वहाँ एंटरटेनमेंट है, ना वहाँ कोई कल्चरल कुछ कर पाएँगे। पूरा दिन आप क्या करोगे? आप इस तरह से रहते-रहते आप मेट्रोज़ में आपकी एक आदत सी बन चुकी है, एक लाइफ़स्टाइल बन चुकी है, तो थोड़ा-सा मुश्किल होगा। बट अगर मिक्स कर पाएँ दोनों को तो फैंटास्टिक, दैट वुड बी द अल्टीमेट। बहुत बढ़िया हो जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। थोड़ा-सा मिक्स हो जाए दोनों का, सादगीपन, सीधा सिम्प्लिसिटी ऑफ विलेज एंड द फैसिलिटीज़ एंड गुडनेस ऑफ मेट्रो जो है, एडवांटेजेस ऑफ लिविंग इन अ मेट्रो सिटी। आप कहीं भी जाना चाहें लाइक आई स्टे इन मुंबई, माय एयरपोर्ट इज़ अबाउट 15 किलोमीटर्स फ्रॉम माय रेसिडेंस। कहीं भी जाना चाहें वर्ल्ड वाइड, मेरे को 15 किलोमीटर में आधे घंटे में मैं एयरपोर्ट पहुँच जाऊँगा, मैं वहाँ से फ्लाइट लूँगा, निकल जाऊँगा। लेकिन अगर मैं कहीं से बंगाल के किसी विलेज में रहता हूँ, तो मेरे लिए वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए भी करना वहाँ से। बस लास्ट एक विश्वास की बात करना चाहूँगी, वो प्रभु भक्ति या दैवीय शक्ति? किस पर ज़्यादा विश्वास आप महसूस करते हैं? आई एम अ गॉड फियरिंग पर्सन। मैं दैवीय शक्ति पे ज़्यादा विश्वास करता हूँ, तो मैं दैवीय शक्ति को चूज़ करूँगा। जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और सर जी मेरे तरफ से आखिरी 2 रैपिड फायर राउंड प्रश्न है। पहला सवाल ये कि 2 मिनट में आप जो फैसला लिया लिया गया था, जिस जिसका कभी भी अफ़सोस नहीं हुआ,
वन डिसीजन व्हिच यू हैव नेवर रिग्रेटेड, उसके बारे में क्या बोलना से टफ वन आपने पूछ लिया। I would say choosing my life partner. That comes to my mind immediately. I had this is an arranged marriage. थोड़ा से जैसे मैंने कहा ना, थोड़ा पढ़ने लिखने में विश्वास रखते थे, तो थोड़ा उस टाइम में ये सब रोमांस-वोमांस से थोड़ा दूरी था। तो पढ़ाई-लिखाई में व्यस्त था, तो जब शादी की उम्र हुई, तो अरेंज मैरेज था, तो वी मेट वन्स, एंड द मोमेंट वी स्टार्टेड टॉकिंग, आई मेरे को लगा कि शी इज़ माय लाइफ पार्टनर। सो दैट इज़ द डिसीजन दैट आई टूक इन अ स्प्लैश, आई वुड से विदिन अ स्पैन ऑफ 2 मिनट्स, कि शी इज़ माय लाइफ पार्टनर। नवीन जी, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया और बहुत अच्छा जवाब मिला। और देखिए, 2 मिनट का जो फैसला लिया, जो निर्णय लिया गया था, और उसका देख लीजिए, आज भी उसकी जो प्रसन्नता, उसका आनंद है, वो खुशी है, वो सर की आँखों में बिल्कुल दिखाई दे रही जी। है। थैंक यू मैम, थैंक यू। एग्जैक्टली, राइट। और सर, आखिरी सवाल, ये दूसरा रैपिड फायर राउंड में, ऐसी कौन सी आधुनिक यंत्र यानी फैंटेसी गैजेट है जो आप देखना चाहोगे या खुद ही इन्वेंट करना चाहोगे आप? टाइम मशीन, जैसे मैंने कहा ना, अगर टाइम मशीन मिल जाए, या कोई बना के मुझे दे और बोले कि इसमें बैठो, तुमको टाइम मशीन सामने तुम्हारे रख देता हूँ, तो डेफ़िनेटली मैं टाइम मशीन लूँगा, और टाइम मशीन में मैं फ्यूचर भी थोड़ा जाना चाहूँगा, बट डेफ़िनेटली आई विल ट्राई टू गो बैक टू द पास्ट। मैं पीछे जाना चाहूँगा, फिर से मैं पर्टिकुलरली माय बचपन, उसको मैं फिर से दोबारा जीना चाहूँगा। सो द टाइम मशीन इज़ व्हाट। बहुत बढ़िया। बढ़िया, बढ़िया। और बहुत बहुत ही सुंदर दूसरा रैपिड फायर राउंड के बाद में एपिसोड में आखिरी भाग में पहुँचे हम। आखिरी सवाल ये है कि अभी उभरते हुए युवा है, उनको आप ऐसा क्या सलाह देना चाहेंगे आप? यही बोलूँगा कि भई थोड़ा-सा, जैसे मैंने पहले कहा ना कि दिस वर्ल्ड इज़ ह्यूज, देयर आर प्लेंटी ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़। एक इंग्लिश में बोलते हैं, मैं अपनी डॉटर को हमेशा बोलता हूँ, द वर्ल्ड इज़ एन ऑयस्टर। सो जो चाहे, जो तुम्हारे मन में आए, जो तुम्हारा दिल कहे, एक्सप्लोर करना चाहो, कुछ जानना चाहो, कुछ सीखना चाहो, तो दिस इज़ एन वर्ल्ड इज़ एन ऑयस्टर फॉर यू। गो अहेड और उसको जियो, और उसको एक्सप्लोर करो, उसको जानो, उसको जो चाहे करना चाहो, पाना चाहते हो, उसके लिए मेहनत करो, बिल्कुल कर सकते हो। सो दिस इज ओपन फील्ड, अपॉर्चुनिटीज गलोर जिसको बोलते हैं, प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, चारों तरफ अपॉर्चुनिटीज अपॉर्चुनिटीज। तुम चाहो, जो चाहो तुम बन सकते हो, जहां चाहो तुम जा सकते हो। तो दिस प्ले बुक, यू क्रिएट योर ओन प्ले बुक, अपना बनाओ कि मेरे को ये करना है, मेरे को ये जाना चाहता हूँ, ये पाना चाहता हूँ। अपॉर्चुनिटीज आर देयर, प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज। सो फॉर यंगस्टर्स, डोंट बी बाउंडेड, जिसको बोलते हैं ना, घोड़े को आपने देखा होगा, उसके आंखों की तरफ दोनों साइड से वो बांध दिया जाता है कि वो इधर उधर ना देखे, सीधा ही सामने भागे। ऐसा नहीं है आपके लिए। The wo you are open-minded, you are absolutely free to choose and pick and choose whatever you want. अमेज़िंग। और हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ये तो हमेशा जैसा लगा। और आपको टीजीवी दी गाइडिंग वॉइस हिंदी में इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसे लगा? बहुत बढ़िया, थैंक यू, थैंक यू, आप तो इसके पहले इंग्लिश में आए थे और हिंदी में अपना पहला एपिसोड। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी नवीन जी एंड संध्या जी, बहुत अच्छा लगा द गाइडिंग वॉइस में। मैं पहली बार हिंदी में बात कर रहा हूँ, मैं इवन ऑफिस में भी जब हम लोग का कोई प्रेजेंटेशन वगैरह होता है, कुछ होता है, तो मोस्टली वो क्या है, इंग्लिश में ही होता है। मैं कोशिश कर रहा था कि जितना कम हो सके इंग्लिश वर्ड यूज़ करूँ, लेकिन कई बार इंग्लिश आ गया है। लेकिन ये बहुत अच्छा लगा कि जो भी बोला मैंने दिल से बोला, और मैंने कोशिश करी कि हिंदी इज़ नॉट माय फर्स्ट लैंग्वेज, माय मदर टंग इज़ बंगाली, लेकिन फिर भी रहते-रहते हिंदी आ गया है। मैंने कोशिश किया, दिस वाज़ माय फर्स्ट अपॉर्च्युनिटी टू टॉक टू पीपल एंड ओपन माय हार्ट। दिल खोल के बात करी, बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल, बहुत ही अच्छा रहा, और थैंक यू बोथ आप दोनों को एंड द गाइडिंग वॉइस जिसने मुझे ये प्लेटफ़ॉर्म दिया कुछ शेयर करने के लिए। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। प्लीज़ टू होस्ट यू सर। संध्या जी, आप कुछ क्लोजिंग कमेंट्स बोलना चाहेंगे सब्यसाची जी के बारे में? सब्यसाची जी से हमने इस प्लेटफ़ॉर्म पर, द गाइडिंग वॉइस के प्लेटफ़ॉर्म पर इतना सीखा है कि शायद हम भी अपने युवाओं में एक चेतना, एक प्रेरणा और कहीं न कहीं उनका मार्गदर्शन कर सकें। और सब्यसाची जी का जो तजुर्बा है, वो बिल्कुल भी सीमित नहीं है, वो इतना व्यापक है, मुझे लगता है उसके अनुसार आपकी उम्र शायद कम है, जितना बड़ा आपका तजुर्बा है। तो उसके लिए मैं आपको बहुत ही मतलब सराहना करूँगी आपकी, और शुक्रिया करूँगी, कहूँगी आपको, आपका आभार व्यक्त करूँगी कि आप इस मंच पर आई, और वास्तव में जो इस मंच का नाम है, द गाइडिंग वॉइस, और जब इस मंच पर आए तो आपने अपनी जो वॉइस हमारे श्रोताओं को, हमारे दर्शकों को दी है,
उसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार और बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद आप दोनों को एंड द गाइडिंग वॉइस वन्स अगेन बहुत ही बढ़िया प्लेटफ़ॉर्म है। मैं इसकी बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ कि ये चैनल बहुत प्रगति करे, बहुत प्रोग्रेस करे, लीप्स एंड बाउंड्स में ग्रो करे। द स्काई इज़ द लिमिट अगेन सो बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको और आपके प्लेटफ़ॉर्म को। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। हम आपको फिर से हमारे प्लेटफ़ॉर्म में बुलाते हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा एपिसोड सब्यसाची दत्ता जी के साथ। उनका लिंक्डइन प्रोफाइल शो नोट्स या एपिसोड डिस्क्रिप्शन में रहता है। आप कनेक्ट कीजिए। बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन लीडर है और बहुत ही अप्रोचेबल लीडर है वो। और दोस्तों आखिरी के बात से पहले आपसे विनती है कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। अगर आप ये एपिसोड ऑडियो प्लेटफ़ॉर्म जो स्पॉटिफ़ाई या एप्पल पॉडकास्ट में सुन रहे हैं तो वहाँ पे फॉलो कीजिए और रेटिंग और रिव्यू भी लीव कीजिए ताकि हमारा एपिसोड या प्लेटफ़ॉर्म का रीच बढ़ जाए और आपको ये श्रृंखला पसंद आए तो कम से कम 3 करीब के लोगों से भी शेयर कीजिए, शायद उन्हें इससे कोई फ़ायदा हो या कोई टिप्पणी उन्हें भी पसंद आए। तो आप सुनेंगे सामान्य ज्ञान। आज तो हम सब्यसाची दत्ता जी के साथ एक अच्छा-सा कन्वर्सेशन ड्राइव किए हैं जिसमें बिज़नेस के बारे में बात करें। हमने सोचा कि बिज़नेस के बारे में और स्टार्टअप्स के बारे में कुछ कम ज्ञात तथ्य आपको बताएँ। पहला तथ्य ये है कि ज़ोमैटो का पहला नाम। ज़ोमैटो तो आजकल हर रोज़ हम लोग यूज़ कर रहे हैं फूड डिलीवरी के बारे में, मगर आपको पता है क्या? उनका पहला नाम क्या है? इट वाज़ फूडीबे और जब ईबे को कन्फ्यूज़न हुआ तब बदला गया और नया नाम बना ज़ोमैटो। नाम बदला मगर गेम चेंज भी हो गया। ज़ोमैटो। और दूसरा है कि स्टार्टअप इंडिया का डोमिनो इफ़ेक्ट। बहुत 2016 में मोदी सरकार की स्टार्टअप इंडिया नीति के बाद एक स्टार्टअप प्रतिदिन से 3 स्टार्टअप्स हर घंटे बनने लगे। इंडिया में स्टार्टअप्स उगते नहीं मगर फूटते हैं। और शार्क टैंक भी उनको कंट्रीब्यूट किया था। शार्क टैंक इंडिया आने के बाद देश में पिच डेक, वैल्यूएशन, इक्विटी जैसे शब्द घर-घर में चर्चे के टॉपिक्स बनने लगे और आंटी का भी अब इक्विटी पर ओपिनियन है। और लास्ट वन इज सबसे अंडररेटेड ट्रुथ यानी सच है कि इंडिया में आज स्टार्टअप्स सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बन रहे हैं, पूरी की पूरी कैटेगरीज बन रहे हैं। अगर आप देखें तो क्विक कॉमर्स एक कैटेगरी है, यूपीआई एक कैटेगरी है, ईवी डिलीवरी एक कैटेगरी है और फिनटेक रेवोल्यूशन सारी दुनिया सीख रहे हैं हमारे स्टार्टअप के दुनिया से। हम सिर्फ बाजार नहीं मगर बेंचमार्क्स बना रहे हैं। तो ये था आज का सामान्य ज्ञान स्टार्टअप्स के बारे में, स्पेशली इंडिया के स्टार्टअप्स के बारे में। और दोस्तों आपको भी कोई और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स स्टार्टअप्स के बारे में पता है तो आप हमें ज़रूर बोल दीजिए। अगर आप ये एपिसोड यूट्यूब में देख रहे हैं तो वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो ऑडियो प्लेटफॉर्म में भी कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो सोशल मीडिया पर भी कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए यही पर समाप्त करते हैं। तो दी गाइडिंग वॉइस हिंदी में ट्यून करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई प्रतिक्रिया यानी सजेशन है या अगर आप किसी को हमारे मेहमान करके बुलाना चाहे तो हमें ज़रूर ईमेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस tgbhindi@gmail.com और मैं हूं नवीन साबला, आपका हमसफर। यही उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश कई लोगों की जिंदगी में कुछ अमूल्य बातें पहुंचाए। तो अगले बार तक एक लिए नमस्ते और धन्यवाद। तो दोस्तों सुनते रहिए, देखते रहिए टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए। फिर से अगले एपिसोड में और एक मेहमान के साथ मिलेंगे। जब तक टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।